So hello everyone, welcome to the platform of Yourpedia. So basically गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए आज एक बेहतरीन क्वेश्चन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ. इन दिस क्वेश्चन सेशन आई विल बी ट्राइंग टू कवर द मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस बेसिकली. ठीक है, जो आपके पास में टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं अपनी थियोरेटिकल क्लासेस में जो कि योरपीडिया पैनल के ऊपर चल रही हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ. मिक्स क्वेश्चन होंगे उन्हीं थ्योरी से संबंधित जो हमने क्लास में करवाए हैं. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द क्लैरिटी अबाउट द क्वेश्चंस एज वेल कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आपके वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इसमें से सम ऑफ दी क्वेश्चन जो मैं अभी यहाँ से डिस्कस करूंगा, दीज क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर. गुजरात जो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम पे, उसमें भी कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे. सो एक आपको इससे ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, हमारे पास में प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ था कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास गुजरात एई में पूछे गए हैं, इन्वायरमेंट इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए हैं. अदर देन दिस वेरियस ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द वेरियस एई एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. और मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास में जो एग्जाम आएगा उस एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो इन्वायरमेंट का होता है. बाकी जस्ट वन मोर पॉइंट कि योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके पास में जो गुजरात इन्वायरमेंट इंजीनियर है उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेडली बैचेस मॉड्यूल शुरू हो चुका था काफ़ी पहले. बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं. सो सिलेबस भी काफ़ी कवर हो चुका है उसमें. नाउ स्टिल द थिंग्स आर गोइंग, बैचेस आर बीइंग अनाउंस्ड. सो अगर कोई भी बच्चा उसके लिए चाहता है, कोई क्वेरी है, एनी काइंड ऑफ द क्वेरी, यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट ऑल्सो फिल द फॉर्म. गूगल फॉर्म भी आप लोग फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है. अदर देन दिस यू कैन कॉल ऑन द मोबाइल नंबर जो बेसिकली मेंशन किए गए हैं ऑन द वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन में. सो विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिले जस्ट वी विल बी डायरेक्टली मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन सेशन. क्वेश्चंस हो गए आपके पास में. अदर देन दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल. कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यस इसका बेसिकली किस टाइप से आंसर हो सकता है, कैसे आप इसको आंसर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन होगा, साथ में उससे रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी भी एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश करूंगा सो दैट दोनों की चीज़ों की क्लियरिटी आपके पास में प्रॉपर तरीके से आ जाना है. माई फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज दिस वन. जस्ट ट्राई टू आंसर दिस. मिक्स क्वेश्चन होंगे जिससे कि हर टॉपिक आपका प्रॉपर तरीके से कवर हो सके. जो भी हमने टॉपिक अभी तक थ्योरी में कवर किए हैं ना, क्लासेस के ऊपर, पैनल के ऊपर, ऐप के ऊपर, उसी के ऊपर कुछ मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं. सो जस्ट आंसर दिस. असर्शन बोला है बेसिकली क्या, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि असर्शन में कह रहा है कि द कंजम्पशन ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर. ही इज आस्किंग कि जो वाटर कंजम्पशन होता है वो बेसिकली इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर को इंक्रीज करवाते हो. एज यू इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर द कंजम्पशन ऑफ द वाटर विल इंक्रीज. सेकेंडली इसका इन्होंने रीजन दिया है कि हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेज मोर लॉसेज एंड द वेस्ट ऑफ द वाटर. यस, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. एंड अदर देन दिस जो ये असर्शन दिया है उसके लिए क्या ये जो रीजन यहाँ पे मेंशन करा है वो सही है या फिर नहीं है. इफ वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट द कंजम्पशन ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, the consumption will increase. There are many reasons for this. You can say कि like if the pressure is more then the water will be reaching to the upper floors. मान लो कोई 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, प्रेशर हाई होगा तो वहाँ तक भी पानी बड़ी इजीली आराम से पहुँच जाएगा. एंड पीपल विल बी बेसिकली हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर. उनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पानी की हमेशा अवेलेबल होगी. अगर प्रेशर अच्छा खासा होगा एवरी फ्लोर पे पानी आराम से पहुँचता जाएगा. सो हर समय लोगों के पास में सफिशिएंट क्वांटिटी पानी की देखने को मिलेगी. सो देयर विल बी मोर चांसेस कि लोग उसको वेस्टफुली यूज करेंगे. ऐसा मान सकते हैं कि यस उस केस में वेस्टेज थोड़ा सा ज़्यादा होता आपको दिखाई देगा बिकॉज अब अवेलेबल होगा आपके पास 24/7. तो यस आप थोड़ा सा वेस्टेज कर सकते हो चीज़ों की. दूसरी बात क्या है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो आपके पास में वेरियस जॉइंट्स होते हैं, लीकेजेस होते हैं अलग अलग टाइप से, जहाँ से पानी के लीकेज होने के चांस होते हैं, वहाँ से भी लीकेज थोड़ा सा ज़्यादा होता आपको दिखाई देगा, पानी का लॉस ज़्यादा होता दिखाई देगा. सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा. बिल्कुल सही बात है. इसका रीजन क्या बताया मैंने, रीजन इज सिंपल कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो एट ऑल दी फ्लोर, सभी फ्लोर्स पे, ऊपर फ्लोर्स पर भी पानी आराम से पहुंचता रहेगा, लोगों के पास 24/7 पानी अवेलेबल रहेगा. सो दे विल बी यूजिंग वाटर मोर केयरलेसली. वो ज़्यादा केयरलेसली पानी को यूज करते हुए दिखाई देंगे. साथ ही साथ जो जॉइंट्स होंगे ना, वेरियस जॉइंट्स होते हैं पाइप्स के अंदर, उनके बीच में से लीकेजेस के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे आपके पास में. वहाँ से लीकेज के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे इफ द प्रेशर इज मोर. सो यस वी कैन से दैट बोथ द थिंग्स आर करेक्ट. The consumption of the water will increase with increase in the distribution pressure. This is correct statement. Higher distribution pressure causes more water, more waste of the water and the more losses. ये सिंपल सी चीज़ है, समझ में आई होगी आपको. बिल्कुल सही बात है. ये मैंने जो दोनों पॉइंट बताए वही है. सो इस हिसाब से वी कैन से दैट यस both the statements assertion and reason are true
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. क्लियर है? सो इस कंडीशन के हिसाब से आपके पास में जो ऑप्शन नंबर ए है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो मैंने आपको ये चीज समझाई ही है, इसी के लिए सेम एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के पास मैंने रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड कराया है, सो दैट आपके पास ये थ्योरी फॉर्मेट में ये पूरा पीडीएफ भी चला जाएगा और आप इसको रीड करके जो इतना जो यहाँ पे 40 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा मैं, 35-40 क्वेश्चन, इन सब का आपके पास पूरा प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगा एक तरीके से. सो इसके लिए थ्योरी डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा जिसमें सारी चीजें टाइप्ड फॉर्मेट में मिलेंगी आपको. देखिए, so A should be correct answer for this and we have also mentioned the reason properly. यहाँ पे सारा रीजन आपको मेंशन किया गया है. देखिए, यही सेम चीज बताई मैंने आपको कि मोर प्रेशर ऑफ द वाटर सप्लाई causes fast release of the water from the leakaging spots. यानी कि ज्यादा प्रेशर होने से जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना पाइप्स में, कनेक्शंस में, जहां से लीकेज होने के चांसेस बढ़ते हैं, वहां से बेसिकली ज्यादा रिलीज होगा पानी, वहां से ज्यादा लीकेज होगा पानी का. जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स में से ज्यादा लीकेज क्रिएट हो सकता है अगर प्रेशर ज्यादा होगा थोड़ा तो. सो इसी वजह से कह सकते हैं हम लोग क्या, मोर वाटर विल बी लॉस एंड द वेस्टेज ऑफ द वाटर विल बी देयर. ठीक है, साथ ही साथ एक ये भी रीजन आप समझ सकते हैं जो मैंने बताया कि द प्रेशर इज मोर देन द वाटर विल बी रीचिंग टू ऑल द फ्लोर्स वेरी इजीली. पानी बड़ी आराम से हर फ्लोर पे पहुंच रहा होगा. अगर हर फ्लोर पे बहुत आराम से पहुंच रहा होगा, सो पीपल के पास हमेशा 24/7 पानी अवेलेबल रहेगा और वो थोड़ा सा उसको केयरलेसली यूज करने का टेंडेंसी रखेंगे, तो थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी. सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आई एम हियर फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. आपके पास एक थ्योरी जो डिस्कशन हुआ था उससे रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कैसी कैसी थ्योरी आपके पास पूछी जाती है या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू. So in this question what they are asking कि the distribution mains are designed for. आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको हम लोग किस पानी की डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं. सो द पॉइंट इज दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स होता है या फिर यू कैन से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है दैट इज एक्चुअली डिजाइंड फॉर विच डिमांड, ये पूछा गया क्वेश्चन है. सो वी नो दैट कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, distribution system is actually designed for what? Distribution system is actually designed for the maximum of coincident demand or QMH. ठीक है, ये होती है सिचुएशन. इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स को डिजाइन करते हैं. द पॉइंट इज दैट की QMH दैट इज द मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन द मैक्सिमम डे. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो QMH होता है ये मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है ऑन द मैक्सिमम डे. और QCD दैट इज कोइंसिडेंट डिमांड क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होता है. सो इन दोनों में से जो भी चीज मैक्सिमम आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू वी शुड बी डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स. नाउ QMH क्या है एक्चुअली, इसके बारे में वी हैव अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन द क्लासेस. जब हमने क्लास की थी, थियोरेटिकल क्लासेस की थी, तो वहां पे हमने इसके लिए ऑलरेडी बहुत लंबा डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ में. तो वहां पे बहुत डिटेल्ड इसका मीनिंग समझाया गया था. सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द वेबसाइट्स, वहां पे आप चेक करेंगे, ऐप पे आके अगर आप लोग बेसिकली देखते हैं तो वहां पर आपको इसके लिए डिटेल्ड डिस्कशन समझ में आ जाएगा खुद से कि कैसे इसके बारे में समझाई थी चीजें. सो ये पॉइंट था, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता है उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं. मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे होता है. QMH इज व्हाट, मैक्सिमम वाली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे या फिर कोइंसिडेंट डिमांड. इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा आपके पास उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, वी विल बी डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द एक्सप्लेनेशन, या बेसिकली ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हैं इसके अंदर. ऑप्शन इसने दिए हैं आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आर डिजाइंड फॉर द मैक्सिमम डेली डिमांड. नो, इट इज नॉट द करेक्ट वन. मैक्सिमम आवरली डिमांड ठीक है, हो सकता है. एवरेज डेली डिमांड दैट इज नॉट पॉसिबल एज वेल. मैक्सिमम वाली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, दिस इज एक्चुअली करेक्ट वन, ये ज्यादा सही है आपके पास में. मैक्सिमम वाली डिमांड से काम नहीं चलेगा, खाली यू हैव टू टेल कि मैक्सिमम वाली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो इफ वी चेक आउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास में क्या आएगा, सही निकल के आएगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. सो दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. मैंने बताया कि किसके लिए हम लोग डिजाइन करते थे, इसके भी ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट बताया था आपको क्लास में, किस कंपोनेंट को किस डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है. एवरी पॉइंट वाज डिस्कस्ड इन वेरी मच ऑफ द डिटेल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग इज, if you check out this, just explanation is also given to you in the written format, so that you don't have to write anything.
सो क्या दिया है आपके पास में, डिजाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका डिजाइनिंग हम लोग करते हैं। डिजाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑलवेज डन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। दैट इज मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन द मैक्सिमम डे। सो द सेम थिंग आई टोल्ड यू जस्ट 1 मिनट बैक कि किसके लिए करते हैं, QMH, दैट इज द मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन द मैक्सिमम डे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अब ये देखने का है हमारे पास में वाटर क्वालिटी पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा है। बाकी आपके पास ये जो बेसिक हम वाटर डिमांड्स के ऊपर मैंने जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको क्लासेस में भी कवर करवाए हैं। जब मैंने क्लासेस शुरू की थी तो वहां पे भी लगभग मुझे लगता है 25-30 क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक पे वाटर डिमांड पे कवर कराए हैं क्लासेस के अंदर। तो इसीलिए उस पर थोड़ा कम फोकस करते हुए मैं आगे वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। दैट इज द वाटर क्वालिटी एंड द वाटर ट्रीटमेंट वगैरह से फोकस करने की ज्यादा कोशिश करूंगा, सो दैट वो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए आपके पास में। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर द फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी व्हाट। ड्रिंकिंग वाटर में जो है फ्लोराइड के लिए कितनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आप लोगों के लिए सजेशन दिया गया है एज पर द कोडल एजेंसी, ये आपसे पूछा जाता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर हम बात करें तो कोड जो है आप लोगों के पास में विच वी हैव टू फॉलो इज व्हाट, दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड 10500। दिस कोड हैव टू बी फॉलोड। ये कोड क्या करना पड़ता है, आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। एंड एज पर द गिवन कोड अगर हम रिकमेंडेशन देखेंगे तो फॉर द फ्लोराइड कंटेंट, फॉर द फ्लोराइड 2 लिमिट्स दी गई हैं। एक है 1.0 दैट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर दिया गया है, एंड सेकेंड वन इज मेंशन्ड एज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर दिया गया है आप लोगों के पास में, ठीक है। ये जो 1 मिलीग्राम पर लीटर है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल लिमिट है, ठीक है। और 1.5 है आपके पास में परमिसिबल लिमिट है, दैट इज द परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है। इसको हम लोग कोज ऑफ रिजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोड हमें 10500 सजेस्ट करता है कि किस किस लिमिट में होना चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब जो नॉर्मली इससे ऊपर आप लोग अलाउ नहीं करोगे पानी के अंदर। बाकी परमिसिबल लिमिट का मीनिंग क्या है आप लोगों के पास में कि व्हेन देयर इज नो अल्टरनेट सोर्स ऑफ द वाटर अवेलेबल, जब आपके पास में कोई और दूसरा सोर्स पानी का अवेलेबल ना हो, इन दैट केस देयर आर सम ऑफ द रिलैक्सेशन, कुछ और रिलैक्सेशन आप लोगों को हमें कोड ने अलाउ किया है कि यस आप यहां तक भी जा सकते हो। सो दैट इज फॉर द परमिसिबल लिमिट। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज निकल के आई, एक 1 मिलीग्राम पर लीटर आ गया, दूसरा क्या आ गया 1.5 मिलीग्राम पर लीटर आ गया आपके पास निकल के। सो पूछा इसने क्वेश्चन में है आपसे परमिसिबल लिमिट पूछा है ना क्वेश्चन में। सो इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे 0.15 या फिर 10 नहीं पॉसिबल है, दैट शुड बी व्हाट 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। Along with this, we should also understand the basic problems with the fluoride अगर वो excessive quantity में होगा तो। That thing was very much discussed in the classes। Classes डिटेल्ड में मतलब बेसिकली क्लासेस हुई थी आपके पास में, हो रही हैं जो क्लासेस, वहाँ पे ये चीज़ बहुत डिटेल में आपको मैंने समझाई थी कि फ्लोराइड अगर 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम करा सकता है, आपके पास 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम वो आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकता है। सो दैट जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन की तरह से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपके पास, जिससे थोड़ा सा मिक्स टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं अलग से, आप जस्ट चेक कर सकते हैं उनको। थ्योरी क्लासेस से रिलेटेड भी कुछ डेमो लेक्चर्स आपके पास में ऐप पे, ये बेसिकली यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए गए थे, सो दैट उससे भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। सो एज पर द गिवन कंडीशन ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन जो इसने दिया है। सेम थिंग इज गिवन एज पर द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस किसका गाइडलाइंस 10500 का गाइडलाइंस। द परमिसिबल लिमिट ऑफ द फ्लोराइड इज टेकन एज द 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसको हम लोग लेके चलते हैं, परमिसिबल लिमिट कितना 1.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा आपके पास में। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। यस, स्टैंडर्ड EDTA दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, ओके फाइन। EDTA पूछा है कि जो EDTA होता है उसको बेसिकली हम लोग किसके डिटरमिनेशन में यूज करते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो EDTA होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड इज एक्चुअली यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ द हार्डनेस। ये यूज किया जाता है हार्डनेस के डिटरमिनेशन के लिए। सो द टाइट्रेंट यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द हार्डनेस इज बेसिकली EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड होता है। Along with this, if we talk about the indicator, अगर हम बात करेंगे इंडिकेटर की, तो जो इंडिकेटर यूज किया जाता है आपका हार्डनेस डिटर्मिनेशन में दैट इज EBT,
एरिक्रोम ब्लैक टी यूज होता है। तो दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स, multiple time this has been asked. So EDTA is the indicator, sorry, EDTA is the titrant which we use for the determination of the hardness. EBT is the indicator which we use for the determination of the hardness. दोनों याद रखिएगा। तो स्टैंडर्ड EDTA is used to determine the, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? That is used to determine the hardness of the water sample. क्लियर है? टर्बिडिटी नहीं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं, रेजिडुअल क्लोरीन नहीं। EBT इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर से भी पूछता है क्वेश्चन आपके पास बहुत बार ना, तो टाइट्रेंट भी पूछता है, इंडिकेटर भी पूछता है, तो याद रखने की चीज है। देखो आगे, तो मैंने बताया था ए, यस हार्डनेस के लिए यूज करते हो आप इसको ना। अब यहाँ पे सेम ये चीज ना आपको एक्सप्लेनेशन की हेल्प से भी बताने की कोशिश की गई है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की हेल्प से। देखिए क्या होता है, यस, टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है, वी यूज स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन। ये चीज बताया मैंने, टाइट्रेंट की तरह से पानी को टाइट्रेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? EDTA को यूज करते हैं। एंड एरिक्रोम ब्लैक टी EBT इंडिकेटर यूज किया जाता है, EBT इंडिकेटर होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। सो डिटरमाइन करने के लिए हार्डनेस को हम लोग यूज करते हैं EDTA सॉल्यूशन, यानी कि टाइट्रेंट यूज किया जाता है EDTA, एंड इंडिकेटर यूज किया जाता है EBT इंडिकेटर आपके पास यूज किया जाता है। रिएक्शन की हेल्प से भी बताई गई हैं चीजें, देखिए कैसे। इनिशियली व्हेन वी वांट टू डिटरमाइन द हार्डनेस, जब हम हार्डनेस को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, सो वी विल बी पुटिंग सम ऑफ द टाइट्रेट इन दैट, सॉरी इंडिकेटर हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर पुट करवाएंगे। इंडिकेटर विल बी हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि यस आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। तो आप पानी को लेंगे, पानी के अंदर क्या डाल दोगे? कुछ इंडिकेटर डालोगे, यू विल बी एडिंग सम ऑफ द इंडिकेटर, और इंडिकेटर कौन है आपके पास? EBT है इंडिकेटर। तो EBT इंडिकेटर हमने डाल दिया पानी में, जिसका कलर होता है कैसा? ब्लू ब्लैक टाइप का कलर होता है। EBT इंडिकेटर कलर होता है इसका ब्लू ब्लैक टाइप का कलर होता है। सो व्हेन वी विल ऐड EBT इंडिकेटर इनटू द वाटर, दैट विल बी रिएक्टिंग विद द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द वाटर। कैल्शियम मैग्नीशियम बेसिकली क्या, जो चीजें हार्डनेस दे रही हैं पानी में, उनसे क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्शन करके वो बनाएगा EBT कैल्शियम मैग्नीशियम, और जिसका कलर दिखेगा आपको वाइन रेड टाइप का क्रिएट होता हुआ। नाउ अब ये जो EBT होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन करके बना, दैट इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे आएगा टाइट्रेंट का रोल। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टू ऐड द टाइट्रेंट इनटू द वाटर। अब हम पानी में टाइट्रेंट ऐड करना शुरू करेंगे, और जब आप पानी में टाइट्रेंट ऐड करना शुरू करेंगे, दैट इज EDTA ऐड करना शुरू करेंगे, तो ये EDTA इस EBT को, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कनेक्टेड था, उससे रिप्लेस कराना शुरू कर देगा, उससे डिस्प्लेस कराना शुरू कर देगा, और खुद कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो यही चीज है कि वाटर सैंपल विद एडेड EBT इंडिकेटर, जिसमें EBT डाल दिया ना हमने, जिस सैंपल के अंदर इंडिकेटर डाल दिया, उसके अंदर हम लोग ने EDTA डालना शुरू किया। जब EDTA डालना शुरू करेंगे तो हम लोग क्या होगा, ये EBT को डिस्प्लेस करेगा, और EBT को डिस्प्लेस करके ये EDTA खुद इस कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, और ये EBT हो जाएगा आपका सेपरेट आउट। और इसका कलर कैसा था? ब्लू ब्लैक टाइप का इसका कलर था, ठीक है। सो आफ्टर टाइट्रेशन अगर हम देखेंगे, आफ्टर टाइट्रेशन वी चेक आउट द, आफ्टर टाइट्रेशन वाइन रेड कलर ऑफ द सैंपल विल डिसअपीयर, ठीक है। ब्लूइश कलर यानी कि ब्लू ब्लैक टाइप का कलर आपको अपीयर करता हुआ दिखाई देगा। सो व्हेन द टाइट्रेशन इज कंप्लीटेड, व्हेन द डिटर्मिनेशन इज कंप्लीटेड, द कलर ऑफ द वाटर सैंपल विल बी लाइक, कह सकते हो कि चेंजिंग फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू, या फिर ब्लैक टाइप में क्या हो रहा होगा, कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। पानी का कलर क्या होता दिखाई देगा? चेंज होता दिखाई देगा फ्रॉम द वाइन रेड टू द ब्लू ब्लैक। ये पॉइंट याद रखना कि इनिशियली दैट वाज वाइन रेड समथिंग, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन देयर विल बी चेंजिंग समथिंग लाइक टू द ब्लू ब्लैक टाइप में चेंज होता दिखाई देगा वो आपको। सो ये पूरा रिएक्शन आपको समझ आ चुका होगा कि क्या सिस्टम था, क्या कंडीशन थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि भैया द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द एसिडिटी ऑफ द वाटर इज, पानी में जो एसिडिटी आती है वो किसकी वजह से आती है? आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स, जो मैंने प्रीवियस यूट्यूब पे सेशन लिया है वहां पर भी इसके बारे में मैंने बताया आपको कई बार कि पानी में एसिडिटी किसकी वजह से आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हार्डनेस, सॉरी बेसिकली एसिडिटी इन द वाटर।
एक्चुअली होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में होगा सो दैट विल बी रिएक्टिंग विद द वाटर एंड दैट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड डेवलप करता दिखाई देगा, और कार्बोनिक एसिड डेवलप होने का मीनिंग क्या है, पानी में एसिडिटी आना, एक तरीके से एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना पानी का, ये मीनिंग है सिंपल। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द वाटर। ये फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो, और जिसकी वजह से पानी में क्या होगा, एसिडिक चीजें बढ़ेंगी, एसिडिटी बढ़ेगी पानी की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, देखिए। सो ए कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, ये सेम चीज मैंने अभी आपको जस्ट बताई, जिसकी वजह से पानी में एसिडिटी बढ़ेगी और उसका पीएच डाउन हो जाएगा, और पीएच डाउन होगा साथ में उसमें कोरोजन का खतरा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पीएच डाउन, कोरोजन का चांसेस बढ़ेगा आपके पास में, सिंपल। एसिडिक वाटर में कोरोजन का खतरा थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पॉइंट आना चाहिए समझ में हमें। Now the next question again you have to understand this important question है, there will be so many question जो कि पूछे जाएंगे आपसे, कहाँ से, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स से, पैरामीटर्स की रेंज पूछी जाएंगी, इसकी रेंज कितनी होती है, किसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज कितनी है, इस टाइप से। सो कोडल रिकमेंडेशन है इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है ये। फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं पानी के अंदर, उनकी कितनी परमिसिबल लिमिट आपको बेसिकली कोड रिकमेंड करता है। सो एज पर द कोडल गाइडलाइंस अगर हम देखेंगे, सो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10500 जो आपके पास में फिनोलिक कंपाउंड होता है उसके हिसाब से कितना है एक्सेप्टेबल लिमिट, बेसिकली 0.001 होता है, 0.001 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर आप लोग बोल सकते हो। सो सी शुड बी द आंसर फॉर दिस वन, दैट इज 0.001 ppm होता है एक्सेप्टेबल लिमिट। एंड इफ वी चेक अबाउट द परमिसिबल लिमिट, जिसको हम लोग कोज ऑफ रिजेक्शन भी कहते हैं, वो होता है 0.002। दिस इज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10500, क्लियर है। सो सी विल बी द आंसर फॉर दिस। नाउ दे हैव आल्सो मेंशन्ड इट इन द एक्सप्लेनेशन की डिजायरेबल लिमिट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इज 0.001 मिलीग्राम पर लीटर या फिर ppm बोल सकते हो, एंड द परमिसिबल लिमिट इज टेकन है 0.002 मिलीग्राम पर लीटर या फिर वही सेम ppm बोल सकते हैं। इस परमिसिबल लिमिट को कोज ऑफ रिजेक्शन भी कहते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, डिजायरेबल लिमिट को एक्सेप्टेबल लिमिट भी कहा जाता है। तो 0.001 याद रखिएगा पॉइंट भाई, और ये 0.002 ये भी याद रखने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों आप लोगों के पास में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन इफ आई टेल यू अबाउट दिस, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो द सेम टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन द जीपी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर एग्जाम हुआ था 2021 या 20 में हुआ था लास्ट ना, उसमें सेम प्रॉब्लम इसी टाइप पे सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, बट न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा है थ्योरी में, वहां पे न्यूमेरिकल पूछा था, बट कॉन्सेप्ट सेम था। क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ अ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल एल्कलिनिटी, ठीक है, इसने बोला कि जो टोटल हार्डनेस है पानी का वो किससे ज्यादा है, एल्कलिनिटी से ज्यादा है, दैट इज मोर देन द एल्कलिनिटी, क्लियर है। द कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा उस केस पे, देन द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना होगा कार्बोनेट हार्डनेस, ये पूछ रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए सिंपल कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है दैट इज एक्चुअली एल्कलिनिटी या फिर टोटल हार्डनेस में से जो भी मिनिमम होगा ना उसके बराबर होता है। दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बोनेट हार्डनेस पानी का एल्कलिनिटी या फिर टोटल हार्डनेस में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके बराबर होता है। और हमें पता है कि टोटल हार्डनेस होता है किसके बराबर, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होता है। तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स याद रखना, दोनों से न्यूमेरिकल बनते हैं, थ्योरी में भी बनता है। तो इस क्वेश्चन में इसने दिया कि टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल एल्कलिनिटी, यानी कि टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी से ज्यादा है, तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू, यानी कि एल्कलिनिटी के बराबर आ जाएगा ना आपके पास में। एल्कलिनिटी छोटा हो गया ना फिर तो टोटल हार्डनेस के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो एल्कलिनिटी छोटा अगर है तो एल्कलिनिटी के बराबर ही होगा क्या, कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस विल बी व्हाट, कमिंग आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, एल्कलिनिटी, यस। बाकी अगर एल्कलिनिटी बड़ा होता, टोटल हार्डनेस छोटा होता, तो कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के बराबर ही होता। उस केस में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता आपका 0, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो देखिए क्या बोला है इसने, तो ए शुड बी करेक्ट फॉर दिस वन। नाउ एक्सप्लेनेशन भी इसकी आपको पूरी क्लियर यहां पर मेंशन की गई है, हैव अ लुक एट दिस। टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी में जो भी मिनिमम होता है वही कार्बोनेट हार्डनेस होता है, ये बताया मैंने। इफ एल्कलिनिटी इज लेस देन द टोटल हार्डनेस, तो कार्बोनेट हार्डनेस एल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगा, ये भी बताया अभी। इफ टोटल हार्डनेस इज लेस देन द एल्कलिनिटी,
तो कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगा, ये भी बताया अभी आपको। टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस, अगर कब टोटल हार्डनेस अगर एल्कलिनिटी छोटा है तो। So A will be the correct answer for this one as per the given conditions. Explanation भी समझ आया होगा। Important I think अगर आप इन क्वेश्चन को ही रिवाइज कर लोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो इसी से कवर हो जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा डीपली अभी तक तैयारी की भी नहीं है तो इसी से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी सिंपली। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जो चीज़ अभी आपको बताई थी, जो चीज़ कराई थी, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ गया आपके पास में। थ्योरी डिस्कस किया था ना अभी, उसी पे सेम कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल है। हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो क्या पूछा है इसने। If the total hardness and the alkalinity of a water sample is 300 milligram per liter and the 100 milligram per liter, so what they have given total hardness is 300 milligram per liter दिया है, fine. Alkalinity दिया है आपको कितना, that is given as the 100 milligram per liter दिया है, fine, fine, ठीक है। तो इसने पूछा है आपसे टोटल हार्डनेस है आपके पास में 300 मिलीग्राम पर लीटर, एल्कलिनिटी है आपके पास में 100 मिलीग्राम पर लीटर, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछ रहा है। सो हमें पता है कि जो टोटल हार्डनेस होता है दैट इज कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है, ठीक है। अब कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में अब जस्ट हमने 2 मिनट पहले डिस्कशन किया कि जो इन दोनों में से मिनिमम होगा उसके बराबर होगा। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है, एल्कलिनिटी इज मिनिमम, तो कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 100 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। टोटल हार्डनेस आपको पता है दैट इज 300 मिलीग्राम पर लीटर है गिवन, ठीक। कार्बोनेट हार्डनेस हमने निकाल दिया 100 है, प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। तो यहां से नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा आपके पास में, दैट विल बी 200 मिलीग्राम पर लीटर इज द आंसर, 200 मिलीग्राम पर लीटर। और जो मैं आपसे बोल रहा था लास्ट ईयर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था उसमें इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल आया था। सो दिस वाज द क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन था। तो आपको यहां से आइडिया लगा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल पूछा था आपके पास लास्ट टाइम एग्जाम में, तो इस बार भी कुछ न्यूमेरिकल बना लेगा, थ्योरी बना लेगा ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर टाइप का कुछ भी। सो क्लियर, हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, फिर से यही सेम लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में। यू हैव टू रिमेंबर द बेसिकली लिमिट्स ऑफ वेरियस पैरामीटर। जो पैरामीटर होते हैं आपके पास पानी के अंदर डिफरेंट ना, उनकी लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके पास में। तो देखो क्या है भाई आपके पास में, इधर कुछ पैरामीटर्स मेंशन किए गए हैं एंड ऑन द डिफरेंट साइड दे हैव मेंशन्ड द परमिसिबल लिमिट फॉर द पैरामीटर्स, कि किस पैरामीटर के लिए कितनी परमिसिबल लिमिट होती है, ये चीज पूछा गया है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर हम हार्डनेस की बात करेंगे तो हार्डनेस का आपको पता होना चाहिए। हार्डनेस पानी में as per the Indian standard 10500 is permitted up to basically 200 मिलीग्राम पर लीटर। हार्डनेस 200 मिलीग्राम पर लीटर तक परमिटेड है। इसका जो कोज ऑफ रिजेक्शन होता है दैट इज COR, इट इज 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। हार्डनेस के लिए परमिसिबल लिमिट 600 मिलीग्राम पर लीटर एंड द एक्सेप्टेबल लिमिट इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। सो यहां से कंडीशन देखेंगे तो ए के साथ थर्ड मैच कर जाएगा, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नाइट्रेट, तो नाइट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेट के लिए कितना परमिट किया है आपने, दैट इज 45 मिलीग्राम पर लिमिट। कोड में हमारा 45 मिलीग्राम पर लिमिट मेंशन किया गया है। सो 45 हो जाएगा आपके पास में। तो इस हिसाब से बी के लिए मैच करेगा 4, बी के लिए मैच करेगा 4। सो ए के लिए कितना हो गया 3, बी के लिए हो गया 4, ठीक है। सी, अच्छा फ्लोराइड का मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। फ्लोराइड का मैंने डिस्कस किया था ना आपसे जस्ट 2 मिनट पहले। 1.5 था और 1 मिलीग्राम पर लीटर था। दोनों का मैंने बताया था कि कौन सा एक्सेप्टेबल लिमिट है और कौन सा परमिसिबल लिमिट है। तो एक देखेंगे तो फ्लोराइड के लिए क्या बनना चाहिए आपके पास में, 0.5 ज्यादा क्लोज आ रहा है ना इसके, तो डी का लगा सकते हैं हम लोग सेकंड। तो डी का हो गया आपके पास क्या, ए का थर्ड बी का फोर्थ, यस ए का थर्ड बी का फोर्थ डी का सेकंड। तो सी का क्या 1, दैट इज आयरन के लिए 1। आयरन का मैं अगर आपको बताऊं तो जो कोड में मेंशन किया गया है दैट इज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर मेंशन किया गया है। और इसमें कोई रिलैक्सेशन भी मेंशन नहीं किया उसने ना, दैट इज अ फिक्स वैल्यू, दैट इज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। सो इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये ज्यादा क्लोज आ रहा है 0.1 ना इसके, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप कि चारों लिमिट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है मैनी टाइम्स, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
देखो वही बताया सेम आपको, हार्डनेस 200, नाइट्रेट 45, आयरन 0.3 एंड फ्लोराइड आपका 1 से लेके मतलब 1.5 तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई जो हार्ट डैमेज मे बी कोज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द व्हाट, हार्ट डैमेज किसकी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है प्लीज। यस, सो द क्वेश्चन इज व्हाट, हार्ट डैमेज होता है, इनमें से कौन सा पैरामीटर आपको हार्ट डैमेज, हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। तो देखो जस्ट सिंपल पॉइंट है, अब याद रखना किससे क्या इंपैक्ट होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नाइट्रेट, नाइट्रेट कोजेज व्हेन मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अगर नाइट्रेट होता है पानी के अंदर, तो ये ब्लू बेबी डिसीज की प्रॉब्लम को कोज करेगा, ब्लू बेबी डिसीज कोज करेगा, ठीक है। फ्लोराइड से हमने बताया, फ्लोराइड व्हेन प्रेजेंट इन मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ द मोटलिंग, मोटलिंग लाइक प्रॉब्लम्स कोज करेगा, या फिर उसको बोल सकते हैं फ्लोरोसिस कोज करेगा। ये दोनों डिजीज याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्राइट परमिसिबल लिमिट 0 मिलीग्राम पर लीटर, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट मैंने आपको इसमें कवर कर दिए जो जो एग्जाम में बन सकते थे। बट व्हेन क्लोराइड की बात करेंगे तो क्लोराइड का अगर आप देखोगे तो क्लोराइड के लिए, क्लोराइड जब आपके पास एक्सेसिव लिमिट में होता है तो ये हार्ट के लिए प्रॉब्लम कोज करता है, कैसे, बीपी ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम कोज करता है। साथ में इसकी वजह से ये जनरली NaCl सोडियम के साथ कनेक्ट होके घूम रहा होता है। क्लोराइड इज मोस्टली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द NaCl, सो विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी प्रॉब्लम्स, ये भी याद रखना पॉइंट आप ना। तो ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, तो क्या बोल सकते हैं, क्लोराइड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट डैमेज, ये बोल सकते हो आप लोग ना यहाँ से। सो सारे लिमिट्स क्या है, किसका क्या इंपैक्ट है, सारी चीजें कवर हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो इस कंडीशन के हिसाब से सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ देखो क्या दिया है इसने, यस सी, हार्ट डैमेज मे बी कोज्ड ड्यू टू द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड्स। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डिटेंशन पीरियड इन ए कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन इज यूजुअली केप्ट इक्वल टू व्हाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे डिटेंशन पीरियड लगभग आपको जो रिकमेंड किया गया है, दैट इज रिकमेंड समथिंग लाइक व्हाट, दैट इज रिकमेंडेड टू बी 2 से लेके 4 आवर्स तक। When we talk about the coagulation aided sedimentation, the detention period is generally kept in this range. But when we talk about the plain sedimentation, तो detention period generally आप लोगों के पास 4 to 8 आवर तक रिकमेंड किया गया है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लेन सेडिमेंटेशन 4 to 8 आवर्स, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन 2 to 4 आवर तक होता है। सो यही पूछा था क्वेश्चन में, द डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन इज यूजुअली केप्ट बिटवीन 2 से लेके 4 आवर्स तक होता है जनरली आप लोगों के पास। चलिए तो एक्सप्लेनेशन देखो इसने क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में। यस दे हैव गिवन द सेम थिंग। देखिए डिटेंशन पीरियड 4 से लेके 8 आवर तक किसके लिए, प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए होता है। आपके पास में 2 से लेके 4 आवर तक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन। व्हेन वी यूज द कोगुलेंट्स, व्हेन वी गो फॉर द कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, द डिटेंशन पीरियड इज कंसिडर्ड एज 2 to 4 आवर्स तक होता है। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए इट इज 4 to 8 आवर्स तक होता है। तो याद रखिएगा दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। नाउ let's move to the next question. This is a very important question. Slow sand filters are more efficient in the removal of the bacteria than the rapid sand filter. सही स्टेटमेंट है। You need to understand, जब हम स्लो सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो स्लो सैंड फिल्टर में जो एफिशिएंसी निकल के आती है, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी, दैट इज समथिंग लाइक 98 से लेके 99% तक निकल के आती है। Very important data. And when we talk about the rapid sand filter, this is something like 80% से लगभग आप कह सकते हो 85% के आसपास आपके पास कुछ एफिशिएंसी निकल के आती है। तो बिल्कुल सही बात है, स्लो सैंड फिल्टर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर्स के। तो ये चीज़ आपको समझा दी मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है आपके पास, उसके लिए जो D10 होता है, D10 दैट इज द इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल, स्लो सैंड फिल्टर के लिए होता है कितना, 0.2 से लेके 0.4 mm की रेंज में रखा जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रैपिड सैंड फिल्टर, इट इज जनरली 0.35 mm से लेके लगभग होता है 0.55 mm की रेंज में होता है। ये चीज भी समझ आ गई है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है रैपिड सैंड फिल्टर से, स्लो सैंड फिल्टर मोर एफिशिएंट देन द रैपिड सैंड फिल्टर, बिल्कुल सही बात है, इन रिमूविंग द बैक्टीरियल, ठीक है। अब D10 स्लो सैंड फिल्टर का ज्यादा
है बेसिकली कम है, रैपिड का ज़्यादा है। D10 ज़्यादा होने का मतलब रैपिड सैंड फिल्टर में जो सैंड यूज़ की जाती है वो थोड़ा कोर्सर वैरायटी की होती है। फाइन पार्टिकल्स यूज होते हैं, सॉइल विल बी लिटिल बिट फाइन इन द स्लो सैंड फिल्टर, तो इस वजह से ना उसमें थोड़ा सा जो पोर्स क्रिएट होते हैं वो थोड़ा सा छोटे साइज के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट। फाइन सैंड होने से क्या होता है, वो छोटे साइज के पोर्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से इंप्योरिटीज अंदर फंस जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में इंप्योरिटीज अंदर फंसती है। They are not able to pass through the water, they are not able to pass with the water, that's why the efficiency will be high for the slow sand filter। ठीक है, इसी वजह से ना फाइन इंप्योरिटी भी फंस जाती है उसके अंदर। फाइन सैंड यूज करते हो आप स्लो सैंड फिल्टर में, जिसके कारण से वॉइड्स बहुत छोटे साइज के क्रिएट होंगे और इंप्योरिटीज अंदर ही फंस जाएंगी सारी, ज़्यादा अंदर पानी के साथ में वो पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए एफिशिएंसी अच्छी मिलती है स्लो सैंड फिल्टर में आपके पास। सो यही पूछा था, द सैंड यूज्ड इन द स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर देन दैट ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर। बिल्कुल सही बात है, D10 स्लो का कम होता है एज कम्पेयर टू रैपिड, तो इसमें फाइन वैरायटी की सैंड यूज होती है। तो दोनों चीजें ठीक हैं, इसी वजह से एफिशिएंसी इसकी बेटर मिलती है, तो ए आपको सही लगाना चाहिए आंसर ना। नाउ इफ यू चेक आउट द एक्सप्लेनेशन, तो डाटा भी इसने दिया है आपको मेंशन करके, यहाँ पे देखिए स्लो सैंड फिल्टर कितना बैक्टीरियल रिमूवल लगभग 98 से 99%, ठीक है। जनरली विलेजेस वगैरह में यूज करते हो जहां पर बहुत लार्ज एरिया अवेलेबल होता है, क्योंकि इसको बहुत लार्ज एरिया चाहिए होता है इंस्टॉल कराने के लिए। D10 इतना होता है इसमें, बिल्कुल। CU ये होता है, ये मैंने बताया। रैपिड सैंड फिल्टर में D10 देखोगे तो कितना होता है, 0.35 से इतना होता है। कोर्सर सैंड यूज की जाती है, जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। और CU होता है इसका, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्या होता है वो बताया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम कॉन्सेप्ट पर है, इसमें तो कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा। द इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल्स यूज्ड इन द स्लो सैंड फिल्टर, कितना बताया मैंने जस्ट आपको अभी, आई जस्ट डिस्कस कितना, 0.2 से लेके 0.4 तक आपसे डिस्कस किया है। तो इस कंडीशन से देखेंगे तो ये नहीं होंगे, ये आ रहा है रेंज में 0.25 से 0.35 तक आ रहा है। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, ए आंसर था, वही मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। अब इससे ये भी बता सकते हो आप लोग ना, देखो क्या है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, बिल्कुल आराम से आंसर कर दोगे। देखो क्या चीज है, एज कंपेयर टू द रैपिड सैंड फिल्टर, जब हम बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर्स गिव, स्लो सैंड फिल्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूछा है रैपिड सैंड के कंपैरिजन में। स्लो सैंड फिल्टर की बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी अच्छी होती है, वो जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपको बताया मैंने। सो हाइयर एफिशिएंसी इन द रिमूवल ऑफ द बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, अभी बताया 2 मिनट पहले, 98 से 99% निकल के आती है। तो 4 तो ठीक हो गया। लेसर एफिशिएंसी नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइयर फिल्ट्रेशन रेट, नहीं भाई, स्लो सैंड फिल्टर धीरे धीरे पानी को फिल्टर करवाता है, इसीलिए इसका नाम स्लो सैंड फिल्टर पड़ा। स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, ये सही हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे पानी को फिल्टर करवाता है ना। रैपिड तो बहुत तेजी से पानी को फिल्टर कराते हैं, इसलिए उसका नाम रैपिड फिल्टर पड़ा। ये बहुत धीरे पानी को फिल्टर कराते हैं, इसलिए इनका नाम स्लोअर फिल्टर पड़ा, स्लो सैंड फिल्टर पड़ा। तो 2 प्रॉपर्टी आई, स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट होता है और दूसरा हाइयर बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी होती है। सो फर्स्ट एंड द फोर्थ, यानी कि फर्स्ट एंड द फोर्थ, सी विल बी द आंसर फॉर दिस वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। डाटा भी लोगों ने मेंशन कर दिया है आपके पास में ना, डाटा हैव आल्सो बीन मेंशन्ड। स्लो सैंड फिल्टर अभी जस्ट आपको मैंने बताया 2 मिनट पहले, क्या होता है, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी 98 से 99%, बिल्कुल सही बात है। इवन अगर आप देखोगे तो D10 भी बताया मैंने, बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी बताया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इन लोगों ने मेंशन कर दिया कितना होता है, 100 से लेके 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है जस्ट इन द स्लो सैंड फिल्टर्स में। वहीं पर रैपिड की जब हम बात करते हैं तो रैपिड में लगभग कितना होता है, D10 मैंने बताया था आपको अभी, CU भी बताया था। देखो फिल्ट्रेशन रेट ये होता है कितना ज़्यादा हाई है और बैक्टीरियल एफिशिएंसी ये है लगभग। तो ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ना स्लोअर सैंड फिल्टर में, वो अप्रॉक्सीमेटली 1/30 टाइम होता है रैपिड सैंड फिल्टर का। देखो इसको ना 30 से मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा 3000, और इसको करो 30 से तो 6000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1/30 टाइम आ गया ना। तो ये डिफरेंस है, आई थिंक समझ में आएगा। डाटा, बाकी डाटा भी इसमें बता दिए मैंने आपको क्या क्या थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज द 15th क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। द एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर्स अकर ड्यू टू, एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है आपके पास में, देखिए क्यों होती है।
व्हेन द वाटर इज एक्चुअली पासिंग थ्रू अ रैपिड सैंड फिल्टर में जब पानी पास करता है, ऑब्वियसली हमें पता है थोड़ा सा कोर्सर वैरायटी की सैंड यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो कोर्सर वैरायटी की सैंड यूज़ करने से थोड़ा सा वॉइड्स ना उसमें बड़े साइज के क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ अंदर तक पेनिट्रेट करने की पॉसिबिलिटी रख रही होती है। डीप इनटू द वॉइड्स पेनिट्रेट कर जाती है इम्प्योरिटीज़। जब आप उसकी क्लीनिंग करते हो तो इतना एफिशिएंटली अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो अंदर फंसी ही रह जाती है। अब होता क्या है कि जब अंदर इम्प्योरिटी इकट्ठे होने लगती है ना, व्हेन इम्प्योरिटीज स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनटू द वाटर, व्हेन इनटू द फिल्टर बोल सकते हो आप लोग, इनके बीच में इम्प्योरिटीज भी फंसने लग गई हैं। इम्प्योरिटी फंसने लग गई तो होता क्या है, पानी बेसिकली पास करने की कोशिश कर रहा होगा। सो ये सॉइल के पार्टिकल्स उसको रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, पानी को ना पास नहीं करने देते, बट ये जो इम्प्योरिटी अंदर फंसी हैं अब ये भी क्या करेंगी, उसको एक तरीके से रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करवाएंगी। दे विल ऑल्सो नॉट अलाउ द वाटर टू पास इन टू द फिल्टर। तो एक ना बहुत ज़्यादा हेड लॉसेस क्रिएट हो चुके हैं आपके पास में, किसकी वजह से, इन पार्टिकल्स की वजह से तो हो ही रहा था रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन बेसिकली। ये इम्प्योरिटीज भी अब क्या करिए एक तरीके से हेड एनर्जी का लॉस करवा रहे हैं बाय डेवलपिंग द फ्रिक्शन। तो हेड लॉस विल बी वेरी हाई, हेड लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होने लगता है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो पानी का जो हेड था ना, जिसकी वजह से एनर्जी जो थी पानी की, जिसकी वजह से वो अंदर जा रहा था, हेड अवेलेबल जो था पानी के पास में, उसके कंपैरिजन में जो हेड लॉसेस हो रहे हैं, जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिलते हैं आप लोगों को। सो इसकी वजह से बोल क्या, इसको हम एक तरह से नेगेटिव हेड बोल सकते हैं। नेगेटिव हेड का मतलब क्या, एक तरह से लाइक कि जो हेड अवेलेबल जो था पानी के पास, जो एनर्जी अवेलेबल थी, उसके कंपैरिजन में जो हेड लॉस होगा, वो क्या है, कम रह जाएगा। हेड लॉस ज़्यादा होने लगेगा आपके पास, बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, हेड लॉस ज़्यादा होने लग जाएगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, अवेलेबल एनर्जी थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव हेड बोल रहे हैं हम एक तरह से ना। कुछ वैक्यूम टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम टाइप क्रिएट होने की वजह से जो पानी में डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट होंगी ना, वो रिलीज हो जाती हैं, और रिलीज होकर ऊपर सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, और जो आपके पास में फिल्टर के जो पोर्स थे ना, फिल्टर जो पोर्स थे, पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड्स था, उसको चोक करने की, बाइंड करने की कोशिश करती हैं एयर। बेसिकली जो गैसेस रिलीज हुई, दे विल ट्राई टू बाइंड द पोर्स, इसी को एयर बाइंडिंग कहते हैं। तो इसका रीजन क्या निकल के आया है, एक्सेसिव नेगेटिव हेड बोल सकते हो आप एक तरीके से ना, एक्सेसिवली हेड लॉस बेसिकली ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द अवेलेबल हेड। ठीक है, सो दैट द कंडीशन, ए विल बी करेक्ट आंसर। इन्होंने लिखा भी है एक्सप्लेनेशन आपके पास में ना, इट अगर ड्यू टू द नेगेटिव हेड और द फॉर्मेशन ऑफ द एयर बबल इन द फिल्टर मीडिया। इसका तरीका क्या हो सकता है, कैसे इसको दूर कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से उसकी क्लीनिंग करिए, फिल्टर को बहुत अच्छे से क्लीन करिए आप लोग, जिससे कि अंदर इंप्योरिटी ज्यादा ना फंसे, और ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो। बहुत अच्छे से उसको क्लीन करिए, रैपिड क्लीनिंग कीजिए उसकी, बार बार क्लीनिंग करिए उसकी जल्दी जल्दी, सो दैट द इम्प्योरिटीज आर नॉट रिमेनिंग इनसाइड, जिससे कि रिमेनिंग अंदर इम्प्योरिटीज बचे ना आपके पास, ज्यादा इकट्ठी ना हो जाए इम्प्योरिटीज आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ द फिल्टर्ड वाटर विच इज यूज्ड फॉर द बैक वॉशिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्लो सैंड, रैपिड सैंड फिल्टर में थोड़ा सा बड़े साइज की सैंड आपने यूज की है, सो जिस वजह से जो वॉइड क्रिएट होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, एंड सिंस द वॉइड्स आर ऑफ द बिगर साइज, तो इस वजह से होता क्या है कि जो इम्प्यूरिटीज होती है ना, वो अंदर तक, फिल्टर के काफी अंदर डेप्थ तक पेनिट्रेट करने की पॉसिबिलिटी रख रही होती है। यहां तक काफी डेप्थ तक इम्प्यूरिटीज पेनिट्रेट करने की पॉसिबिलिटी रखेगी, काफी नीचे तक। तो बेसिकली जब आप इस फिल्टर को क्लीन करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होता कि बस आप खाली सरफेस पे से क्लीन कर दो, अंदर तक उसको प्रॉपर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इस क्लीनिंग को कराने के लिए वी विल बी गोइंग फॉर द बैक वॉशिंग। हम किसके लिए जाएंगे, जनरली बैक वॉशिंग के लिए जाएंगे। बैक वॉशिंग करने से होगा क्या, पानी को ना आप एक तरीके से ऊपर पास करवाओगे, यू विल बी पासिंग द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि अंदर फंसी हुई इंप्योरिटीज है ना, वो ऊपर निकल आएंगी पानी के साथ में, बस इसी को बैक वॉशिंग कहते हैं। बैक वॉशिंग इज डन फॉर द क्लीनिंग ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर्स। तो बैक वॉशिंग में पानी को नीचे से ऊपर डायरेक्शन में पास करेंगे, सो दैट द इंप्योरिटीज विच आर एंट्रेप्ड इन द वॉइड्स आर आल्सो कलेक्टेड एट द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर अलोंग विद द मूविंग वाटर। अब इसके लिए जो कितना पानी लगभग खर्च होता है, कितना पानी रिक्वायरमेंट आता है इस बैक वॉशिंग के लिए, तो ये पूछा है इसने। तो बैक वॉशिंग वाटर जो होता है वो जनरली 2 से लेके 5% तक पानी की आवश्यकता पड़ती है आपको बैक वॉशिंग के लिए। यानी कि जितना पानी आप एक दिन में पर डे फिल्टर करा रहे हो ना अपने फिल्टर से, इन अ डे जो पानी आप फिल्टर से फिल्टर करवा रहे हो, उसका लगभग 2 से 5% पानी आपका बैक वॉशिंग के लिए ही खर्च हो जाता है।
द वाटर विच इज बीइंग फिल्टर्ड इन अ डे, टोटल वाटर जो एक दिन में फिल्टर हुआ उसका लगभग 2 से 5% पानी बैक वॉशिंग में ही खर्च हो जाता है। तो इसीलिए आपको 2 से 5% ज़्यादा पानी फिल्टर कराना पड़ता है, जिससे कि बैक वॉशिंग भी पूरा अच्छे से हो जाए और लोगों को पानी भी प्रॉपर क्वांटिटी में मिलता रहे। सो यही पूछा था इसने, द परसेंटेज ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, यानी कि फिल्टर्ड वाटर का कितना परसेंटेज जो कि बैक वॉशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में कितना होता है। परसेंटेज पूछा है ना, तो 2 से 5% बोला मैंने, यानी कि 2 से 4% आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सी आंसर, यस ये बताया पॉइंट अभी आपको मैंने। द अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द बैक वॉशिंग वेरी फ्रॉम द 2 to 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर फिल्टर्ड पर डे, जितना एक दिन में टोटल फिल्टर हुआ उसका लगभग 2 से 5% तक होता है। बैक वॉशिंग लगभग 15 से 30 मिनट के बीच की ड्यूरेशन में की जाती है, यानी कि 15 से 30 मिनट तक लगते हैं पानी को बैक वॉशिंग के लिए, मतलब फिल्टर करने के लिए प्रॉपर तरीके से। मतलब बेसिकली कह सकते हैं बैक वॉशिंग या फिर क्लीनिंग में लगभग 15 से 30 मिनट तक का टाइम लगता है। टाइम फॉर द बैक वॉशिंग रिक्वायर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर 30 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर की जो क्लीनिंग करते हैं लगभग उसको कितना फ्रीक्वेंटली क्लीन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। देखो स्लो सैंड फिल्टर में भी कहीं ना कहीं इंप्योरिटी तो आ ही रही है ना भाई, उसमें भी पानी इंप्योरिटीज फंस जाती हैं, जो पानी के साथ इंप्योरिटीज आ रही है वो फंस जाती हैं, तो उसको भी क्लीन करना पड़ जाता है आप लोगों को। पूछ रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, कितना फ्रीक्वेंटली लगभग स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन करना पड़ता है आप लोगों को। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1 से लेकर 3 महीने का टाइम होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 3 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ जाता है, उसको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, उसकी क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी। एक एवरेज वैल्यू बताई 1 से लेकर 3 महीना, याद रखिएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग कितना होता है स्लो सैंड फिल्टर के लिए, दैट इज समथिंग लाइक 1 से लेकर 3 मंथ्स। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इस कंडीशन को देख के कि 2 से 3 मंथ ये आ रहा है आपके पास रेंज में। 1 से 3 मंथ मैंने बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, लगभग इतने समय में उसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ जाएगी। तो सी विल बी द आंसर फॉर दिस। ये लिखा भी है आप लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग इज बिटवीन 1 से 3 मंथ फॉर द स्लो सैंड फिल्टर। क्लियर है, 1 से 3 मंथ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द IS 10500, फिर से किससे क्वेश्चन आया है, इंडियन स्टैंडर्ड 10500 का ही क्वेश्चन है। इसने पूछा है द कंटेंट ऑफ द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर शैल नॉट बी ग्रेटर देन। TDS के लिए भी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के भी 2 वैल्यूज हैं आप लोगों के पास में, एक है 500 मिलीग्राम पर लीटर है और दूसरा है आपके पास में 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। ये जो एक ऊपर वाली वैल्यू है दैट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है दैट इज द परमिसिबल लिमिट है, विच इज कोज ऑफ द रिजेक्शन। ठीक है, तो इसने पूछा किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों वैल्यू इसने मेंशन करी है, बट यस हमें छोटी वैल्यू के साथ जाना चाहिए सो दैट हम ज्यादा सेफ रह सकें। ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू अगर आप लोगों को बताओगे कि आप इतना परमिट कर सकते हो तो ज्यादा आप अनसेफ साइड पर जा रहे हो। फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड वी विल बी राइटिंग द स्मॉलर वैल्यू, छोटी वैल्यू आप लोग लिखोगे यहाँ पे, दैट इज 500 मिलीग्राम पर लीटर। याद रखिएगा TDS का कितना हो गया, दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। सी शुड बी द आंसर फॉर दिस। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा आपके पास कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिंपली फॉर्मूला जानते हो, बेसिक्स जानते हो, तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। देखो क्या पूछा है इसने क्वेश्चन के अंदर, A rectangular tank has 15 meter into 6 meter into 3 meter, okay, has to treat 2 million liter of the water per day. The detention time of the tank should be what? Very simple, आपको बस यूनिट्स मैच करानी है। देखो कैसे, इसने डिस्चार्ज दिया है आपको क्वेश्चन में, कितना पानी पर डे ट्रीट किया जाता है, दैट इज 2 मिलियन लीटर पर डे हो गया। ठीक है, 2 मिलियन लीटर पर डे हो गया। रेक्टेंगुलर टैंक जो है उसकी वॉल्यूम यानी कि उसकी डायमेंशन इसने बताई है आपको, कितना 15 मीटर इंटू 6 मीटर बताया है, इंटू 3 मीटर बताया है आपको। क्लियर है ये भी चीज। तो आपने पूछा है इसमें डिटेंशन टाइम कितना होगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन, हमें पता है कि डिस्चार्ज कितना होता है भैया, वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है ना। सो टाइम कैसे लिखोगे यहां से, टाइम कैन बी रिटन इक्वल टू व्हाट, टाइम कैन बी रिटन इक्वल टू वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज लिख सकते हो आप लोग। अब देख लो, सिंपल सारी चीजें तो हैं आपके पास में, डाटा जस्ट इसको सॉल्व करना है। वॉल्यूम कितना आएगा, डायमेंशन दे रखी है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 15 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, ये मीटर क्यूब हो गया। डिस्चार्ज कितना दिया है, 2 मिलियन लीटर
पर डे दिया है ना, अच्छा आंसर आवर्स में पूछा है इसने, ये देखना ध्यान करके यूनिट्स का। सो 2 मिलियन है तो 2 × 10⁻6 लीटर पर डे में इसको बोल सकता हूँ। अब लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा और नीचे 1000 आएगा तो वो ऊपर पहुंच जाएगा एक तरीके से ना। सो इनटू 10⁻3, ठीक है। और ये पर डे है, दैट इज इन व्हाट, दैट इज इन द पर डे, ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास में पर डे। हमें किस में आंसर चाहिए, आवर्स में आंसर चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इफ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर वैल्यू, सो आपके पास में क्या बन रहा है भाई, इसको सॉल्व करो 15 × 6 × 3 इंटू ठीक है, इतना आ रहा है कितना 0.135 डे के आसपास निकल के आ रहा है आपके पास ना। बट इसने आवर में पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 24 से, यस 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आया 0.24। हाँ, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.24 आवर्स आ गया, दैट इज 3.24 आवर्स आ गया ना आपके पास में। आवर में करोगे तो आंसर आ गया आपके पास में। सिंपल यूनिट्स मैच करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकल, इन्वायरमेंट के मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल तो ऐसे यूनिट्स को हेल्प से ही हो जाएंगे अगर आप यूनिट ढंग से मैच करोगे चीज़ होगी तो आंसर विल बी ए, ठीक। नेक्स्ट, सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ओके फाइन। फिर से एक वही क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। जस्ट द डायमेंशंस फॉर अ रेक्टेंगुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज, लेंथ दिया है इसने कितना 30 मीटर दिया है, ब्रेथ दिया है आपको 10 मीटर दिया है, आपको डेप्थ दिया है दैट इज 3 मीटर दिया है, ठीक है। आगे दिया है इसने क्या, इफ द फ्लो रेट थ्रू द टैंक मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि कुछ डिस्चार्ज दिया है आपको ना 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड, एक तरीके से 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड एक तरीके से वैल्यू मेंशन की है आपको। तो आपसे क्या पूछा है, सरफेस ओवरफ्लो रेट पूछा है। अब आप इसे यूनिट देखो, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये वेलोसिटी ही तो लिखा हुआ है भाई, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो मीटर पर डे बचेगा ना आपके पास में। सरफेस ओवरफ्लो रेट पूछ रहा है आपसे, सिंपल। तो हमें पता है क्या, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, और हमें ये भी पता है कि सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना होता है, दैट इज द डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, दैट इज प्लान एरिया आप लोग बोल सकते हो। दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस। दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, जस्ट यू नीड टू जस्ट व्हाट, सॉल्व द कंडीशंस। आपको जस्ट सॉल्व करना होगा कैलकुलेशन करके, सिंपल। भाई एरिया इनटू वेलोसिटी होता है तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा, सरफेस एरिया, दैट इज बी इनटू एल हो जाएगा आप लोगों के पास में। अब इसको क्या कर लो, सिंपल, यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब इसको जस्ट क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। सो इसको देखिए सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करना है, आंसर चाहिए हमें मीटर पर डे में, आंसर इज रिक्वायर्ड इन द मीटर पर डे। डिस्चार्ज है आपके पास में कितना 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, तो पर सेकंड को मैं डे में बदलने के लिए डिवाइड करूंगा, यानी कि 24 × 3600 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय ब्रेथ है 10, और ये दिया है आपको कितना, लेंथ दिया है 30 दिया है, 30 दिया है। तो इसको जस्ट क्या कर लेते हैं, सॉल्व करके देख लेंगे। व्हेन वी विल बी सॉल्विंग दिस, वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, 0.1 × 24 × 3600 डिवाइड बाय व्हाट, 10 × 30, ओके आ रहा है 28.8 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे निकल के आ रहा है आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे आंसर आपके पास में 28.8 मीटर पर डे, दिस इज द वेलोसिटी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यस, बी आ गया आपके पास, सिंपल, वही पूछा था आपसे भैया। So let's move to the next question. So next question आप लोगों के पास में है, this is the question number 21. Numerical है again फिर से on the same concept. A rectangular tank of length 15 meter, width 6 meter and depth 3 meter, ठीक है, is used for treating 3.6 into 10 to the power 6 million liter per day. Actually यहाँ पे थोड़ा सा एक slight error हो गया है क्वेश्चन में ना, ये नहीं है एक्चुअली, ये कितना है, ये है जस्ट आपके पास में
3.6 मिलियन लीटर पर डे है। थोड़ा सा यहाँ पे देयर इज सम टाइपिंग एरर। सो अगर मैं इसकी बात करूँ कितना पानी ट्रीट करना है उसको, 3.6 मिलियन लीटर पर डे पानी ट्रीट करना है। इसने पूछा डिटेंशन पीरियड कितना होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट, टाइम होता है अगेन, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आप लोगों से ना, कितना टाइम होगा। किस तरह से लिखेंगे इसको, टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट डिस्चार्ज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिखोगे भैया, 15 लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ डिवाइडेड बाय, डिस्चार्ज कितना दिया है 3.6। अब ये मिलियन लीटर दिया है तो इसको मैं 10⁻6 करके लीटर में बदल सकता हूँ, यानी कि लीटर पर डे हो गया है। ऊपर मीटर क्यूब है, नीचे लीटर है, तो इसको 10⁻3 कर लो तो ये भी लीटर में बदल जाएगा। क्लियर है। अब ये पर डे है, हमें ऑप्शन जो दिए हैं वो आवर्स में, मीटर में इस तरीके से, मिनट में इस तरीके से दिए हैं, तो मैं पर डे को आवर में बदलने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 24 करूँगा। लेकिन नीचे है तो ऊपर जाएगा ना बेसिकली, इंटू 24। अब यहाँ से टाइम अगर आप चेक करोगे इसको सॉल्व करके, व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, तो कितना आएगा आप लोगों के पास में, जस्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। देखिए 15 इंटू 6 इंटू 3 इंटू ओके 1.8 आवर के आसपास आ रहा है ना। और इसको इन्होंने पूछा है मिनट के फॉर्मेट में पूछ रहे हैं, तो मिनट के फॉर्मेट में कर लेते हैं इसको। इस 1.8 आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 आवर एंड 48 मिनट लिख सकते हैं भाई। 0.8 आवर है ना, तो 0.8 आवर में कितनी मिनट हो जाएंगी, तो 0.8 इंटू 60 दैट इज 48, बिल्कुल। तो 1 आवर एंड 48 मिनट्स, 1 आवर एंड 48 मिनट्स मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आंसर इज दिस वन, फाइन। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर था, वी जस्ट नीड टू मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हार्डनेस। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आया है आपके पास, जो प्रीवियस असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था गुजरात के अंदर, AEE गुजरात में आया है लास्ट ईयर न्यूमेरिकल इस सेम टॉपिक के ऊपर। हार्डनेस कैसे निकालना है, वेरी सिंपल। टोटल हार्डनेस कैसे निकालोगे, देखो टोटल हार्डनेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, मल्टीवेलेंट केटायंस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे, आपस में बस ऐड करोगे। लेकिन ऐड डायरेक्टली नहीं करोगे, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट कर कर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, Ca2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एज कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कितनी होगी वो देखोगे पहले, और प्लस करोगे Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एज CaCO3 के टर्म्स में कितनी होगी वो निकालेंगे और ऐड करेंगे। अब Ca2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में निकालने का तरीका, Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में निकालने का तरीका कैसे, सिंपल, गिवन वेट ऑफ द कैल्शियम, गिवन वेट ऑफ द कैल्शियम दैट इज 40, गिवन वेट ऑफ द कैल्शियम दैट इज 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है, मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 50 प्लस। तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में Ca2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या बनी, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, गिवन वेट कैल्शियम का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलर काम करेंगे हम लोग मैग्नीशियम के साथ भी, गिवन वेट ऑफ द मैग्नीशियम 12, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मैग्नीशियम कितना होता है, 12 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनी वो है। सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसका गिवन वेट लिख रहा हूं, जो भी चीज मेरे को बदलनी है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, गिवन वेट, उसका इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हो, इनटू कर दे रहे हो इक्विवेलेंट वेट से किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये एक बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, वी हैव कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन द थियोरिटिकल क्लासेस, जब हमने पैनल पे बेसिकली ऐप पे क्लासेस की थी वहां पे डिस्कस किया था आपसे ये कॉन्सेप्ट। सो देख लो, सॉल्व कर दो, 2 दैट विल बी व्हाट 100 प्लस 50 150 मिलीग्राम पर लीटर, और ये किसके टर्म्स में आ रही है, CaCO3 के टर्म्स में आ रही है, बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द calcium and the magnesium in the term of the calcium carbonate. So 150 milligram per liter as the CaCO3.
इजी न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन आया है इस तरीके का असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर एग्जाम में लास्ट टाइम जो हुआ था, तो जस्ट इसको याद रखने की कोशिश करना थोड़ा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके फाइन। अच्छा यस, इसका तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ब्लू बेबी डिसीज किसकी वजह से होती है पानी के अंदर। ब्लू बेबी डिसीज कोज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रेट बताया था मैंने आपको। और कब होता है? व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होता है, तब आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, फ्लोराइड की वजह से क्या बताया था मैंने? डेंटल फ्लोरोसिस, मोटलिंग ऑफ द टीथ। क्लोराइड की वजह से मैंने बताया था हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स। तो याद रखिएगा, सबके इशू यही पूछा है इसने, ब्लू बेबी डिजीज किसकी वजह से होती है? नाइट्रेट की वजह से होती है, व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन द 45 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम चीज लिखी भी है। नाइट्रेट रिप्रेजेंट फुली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज नॉट सच हार्मफुल बट टू मच ऑफ द नाइट्रेट इन वाटर में एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द इन्फेंट्स। मतलब बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उनमें ये मिथेमोग्लोबिनिया नाम की डिसीज करवा सकता है, जिसको हम लोग ब्लू बेबी डिसीज के नाम से भी जानते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में, देखिए समझिए क्या है। यस, इसका भी ऑलमोस्ट काफी कॉन्सेप्ट तो कवर हो चुका आपके पास। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सो मच ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। क्या आपको दिए हैं? वेरियस इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं इधर, पैरामीटर्स, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, क्लोराइड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और पूछा है कि किसकी डिटर्मिनेशन में किसको यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे कि किसकी डिटर्मिनेशन में किसको यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। हमने पहले भी बताया था पॉइंट तुम्हें कि जब हम लोग हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं EDTA को। ये डिस्कस किया था क्वेश्चन में सेम टाइप पे। तो B के साथ मैच करेगा 4, B के साथ मैच करेगा 4, और ये सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है। लो यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लोराइड के लिए मैंने बताया था आपको पहले भी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 पहले डिस्कस हुआ था। सो C के साथ मैच करेगा 1, सो C के साथ मैच कर गया 1 आपके पास। क्लियर है? जब हम लोग एल्कलिनिटी डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो एल्कलिनिटी में यूज किया जाता है H2SO4, दैट इज एसिड H2SO4। सो A के लिए यूज हो जाएगा 3। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो वी गो फॉर द विंकलर्स टेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विंकलर्स टेस्ट, जिसमें कि स्टार्च यूज किया जाता है एंड सोडियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है। तो याद रखना पॉइंट, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड विद द स्टार्च बीइंग यूज्ड एज द इंडिकेटर फॉर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो डी के साथ बन जाएगा क्या? Na2O3, यानी कि सेकेंड। सो याद रखो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे एग्जाम में मल्टीपल टाइम द क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन द वेरियस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशन, गुजरात प्रीवियस ईयर एज वेल। तो ये सारे वही क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, सो दैट यू कैन गेट द क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भैया, अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख भी दिया आपको, देखो सेम क्या बताया, मेजरमेंट ऑफ द हार्डनेस। अभी जस्ट मैंने बताया 2 मिनट पहले आपको कि हार्डनेस का जब हम मेजरमेंट करते हैं, पहली बात तो हार्डनेस होता क्या है? हार्डनेस एक तरीके से कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ बेसिकली मल्टीवेलेंट केटायंस की वजह से होता है। हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द मल्टीवेलेंट केटायन जो कि प्रेजेंट होते हैं पानी में। अब हार्डनेस को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं। वी रिपोर्ट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैसे पता करते हो इसको? इट इज डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेशन मेथड। EDTA यूज किया जाता है टाइट्रेंट, और EBT यूज किया जाता है इंडिकेटर। क्लियर है? ठीक है, एरिक्रोम ब्लैक टी। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड की जब हम लोग बात करते हैं तो सेम टाइट्रेशन यूज करते हो, इसमें यूज करते हो, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हो आप, एंड पोटेशियम क्रोमेट एज द इंडिकेटर। इसको बेसिकली मोहर्स मेथड भी हम लोग बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोहर्स मेथड। तो याद रखना, एक्सेप्टेबल लिमिट इसका 250 मिलीग्राम पर लीटर होता है क्लोराइड के लिए, और कोजोफ रिजेक्शन इसका 1000 मिलीग्राम होता है क्लोराइड के लिए। क्लियर है? सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। दोनों चीजें मैंने आपको बताई। जब हम बात करेंगे किसकी, एल्कलिनिटी के लिए यूज किया जाता है एसिड यूज किया जाता है कोई, तो एसिड कौन सा? H2 बेसिकली, सॉरी, एल्कलिनिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? H2SO4 को यूज करते हैं। वी विल बी यूजिंग द H2SO4 द डिटरमिनेशन ऑफ द एल्कलिनिटी। तो बेसिकली कोई H2SO4 यूज किया जाता है एल्कलिनिटी के लिए। ठीक है, फिनोफ्थलीन यूज करते हैं एज अ
बेसिकली इंडिकेटर कह सकते हो आप लोग, ठीक। सो वहीं पे बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो विंकलर टेस्ट यूज करते हैं, स्टार्च यूज किया जाता है एज द इंडिकेटर एंड द सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड एज द टाइट्रेंट। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका तो मैं बेसिकली आपसे बता चुका हूं। In the theoretical classes, I have discussed the concept related to this question. In the theoretical classes, I have discussed the concept related to this question कि temperature variation से किस पे फर्क पड़ता है। Very important point is that Assistant Environment Engineer 2021 जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें इस टाइप का यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लो जरा, पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास में, टेम्परेचर अफेक्ट से क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर की चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा वाटर के पैरामीटर्स के ऊपर, किस किस पैरामीटर के ऊपर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती हैं BA वो ऑलमोस्ट बढ़ेंगी, क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि और ज्यादा तेजी से डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, और ज्यादा तेजी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, और ज्यादा तेजी से सारी चीजें हो रही होंगी, क्लियर है। दूसरा, ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे सो विस्कोसिटी स्लाइटली कम होने की कोशिश करेगी, बेसिकली क्योंकि एक तरीके से क्या है, लिक्विड ही तो है ना, बेसिकली क्या है, लिक्विड है, टेम्परेचर सीवेज क्या है, लिक्विड ही होता है ऑलमोस्ट ना, तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे क्या फर्क पड़ेगा भैया, ये पूछा है। When we increase the temperature, the solubility will be trying to decrease slightly. तो ये तीनों पे फर्क पड़ता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल हो जाती है ऑलमोस्ट, ज्यादा तेजी से डिकम्पोजिशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर का, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी थोड़ी डिक्रीज होती दिखाई देगी, सॉल्युबिलिटी पे कम होगा बेसिकली विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर, गैसेस का सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा कम होता दिखाई देगा विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर, तो तीनों पैरामीटर अफेक्ट होते हैं। सो ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस। असिस्टेंट एनवायरनमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा गया था आपके पास में, तो इसीलिए बताइए ये चीज ना। Now, let's look at the next question. Next question देखिए भैया अब आपके पास में क्या है। This is the question, क्या बोल रहा है कि the dissolved oxygen in water, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, the dissolved oxygen in water is estimated by the Winkler's method, ये चीज हमने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बेसिकली इस विंकलर्स मेथड के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करते हो, बेसिकली टाइट्रेशन ही है एक तरीके से, लेकिन ये पूछा है कि इंग्रेडिएंट क्या यूज किया जाता है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। सो विंकलर मेथड के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सोडियम थायोसल्फेट, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखा था हमने ये पहले भी, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, यूज किया जाता है एंड स्टार्च यूज किया जाता है एज द इंडिकेटर, स्टार्च यूज करते हैं हम एज द इंडिकेटर विद द सोडियम थायोसल्फेट बीइंग द टाइट्रेंट। तो देखो ऑप्शंस, सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट यूजिंग सोल्यूबल, स्टार्च एज द इंडिकेटर, करेक्ट है। फेरोइन इंडिकेटर नो, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट नो, फेरोइन नो, सो इट विल बी द आंसर फॉर दिस वन, सिंपल। याद रखना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास में, पूछे जा चुके हैं मल्टीपल नंबर ऑफ द टाइम्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, फिर से एक ही क्वेश्चन आया है आपके पास में, अगेन द क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन द यूनिट्स, यूनिट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, देयर इज नथिंग लाइक कि कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी नहीं है। देखो, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट 5000 क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर पर डे, यानी कि डिस्चार्ज दिया आपको कितना, 5000 मीटर क्यूब पर डे फॉर द वाटर, ठीक। इफ इट कंज्यूम्स 20 kg क्लोरीन पर डे, क्लोरीन कंजम्पशन दिया है इन्होंने, क्लोरीन कंजम्पशन मेंशन किया गया है कितना, दैट इज 20 kg पर डे दिया है। एंड नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, देन द क्लोरीन डोसेज कितना होगा। यूनिट्स देखो आप, सिंपल, मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, आपसे ये पूछ रहा है एक तरीके से, सिंपल ये पूछ रहा है ना। तो देखिए भैया कैसे बनाएंगे इसको, वेरी इजी, मिलीग्राम ऊपर लाना है मुझे, तो मतलब केजी से मिलीग्राम आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि क्लोरीन कितना कंज्यूम हुआ है पर डे, क्लोरीन कंजम्पशन
क्लोरीन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नीचे मेरे को लाना है क्या, लीटर लेके आना है, तो लीटर मीटर क्यूब से आ जाएगा ना, आराम से इजीली आ जाएगा। तो इसको कहाँ ले आओ, नीचे। मैं डिस्टेंस सिंपल यूनिट्स के साथ काम करवा रहा हूँ आपके पास में। और इसी को आपने क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया हमने डोसेज, कि कितना क्लोरीन का डोसेज पर लीटर ऑफ द वाटर यूज हो रहा होगा। सिंपल। अब सॉल्व कर दो इसको। क्लोरीन कंजम्पशन कितना है आप लोगों के पास में, दैट इज गिवन एज द 20 kg, तो मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना। kg से 10 टू द पावर 3 करके किसमें हो जाएगा, ग्राम, और मतलब मिलीग्राम में बदलने के लिए 10 टू द पावर 6, ठीक है, मिलीग्राम, और पर डे हो गया, डिवाइडेड बाय कितना डिस्चार्ज ट्रीट हो रहा है, 5000 मीटर क्यूब है, तो लीटर में बदलूंगा तो इंटू 1000, और ये पर डे, लीटर पर डे हो गया, ठीक है। डे से डे खत्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास में 20 इंटू 10 टू द पावर 6, और नीचे क्या बचा 5000 इंटू 1000, 6 जीरोज हैं तो 3 ये जीरो कैंसिल हो गई। क्या बचा आपके पास में 20/5 दैट इज 4 मिलीग्राम पर लीटर, बेसिकली 4 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा ना, 4 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, तो मतलब कितना 4 मिलीग्राम पर लीटर। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आंसर विल बी सिंपल। मैंने यूनिट से मैच करा के निकाला है, कुछ भी नहीं किया मैंने, आई जस्ट ट्राई टू मैच द यूनिट्स। और ऐसे ही इन्वायरमेंट के बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाते हैं यूनिट्स को मैच करा के। जस्ट देयर इज नथिंग रिक्वायरमेंट लाइक कि आपको पहुंचा कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता भी होगा, तब भी अगर आप नहीं भी पता है ना, तो भी आप यूनिट्स को मैच करोगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा देख लेते हैं इसको क्या है इसमें। As per the Indian Standard 10500 for the drinking water in the absence of the alternate source, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है alternate source की absence में, यानी कि he is asking about the permissible limits, basically permissible limit के बारे में ये बात कर रहा है, या फिर कह सकते हो आप cause of rejection की ये बात कर रहा है, ठीक है। किसके लिए, क्लोराइड के लिए एंड सल्फेट के लिए कितना होता है। I told you a few minutes back, क्लोराइड के लिए जो cause of rejection होता है वो होता है 1000। When we talk about the sulfate as per Indian Standard 10500, it is 400। किसके लिए, सल्फेट के लिए कोज ऑफ रिजेक्शन कितना होता है भैया, याद रखने का है पॉइंट, 10500 के हिसाब से इट इज 400, एंड परमिसिबल लिमिट 400 हो गई सल्फेट के लिए, और एक्सेप्टेबल लिमिट होती है दैट इज 200। ये भी पॉइंट याद रखवा दे रहा हूं, ये सल्फेट के लिए बताया है। वहीं पे क्लोराइड के लिए 250 होता है और 1000 होता है। 250 इज द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड 1000 इज द कोज ऑफ द रिजेक्शन, ठीक। सो ये आ जाएगा क्लोराइड एंड द सल्फेट 1000 एंड द 400। क्लियर है। देखिए क्या देते हैं ऑप्शन, इसमें दिया है शायद ना, बी, यही मैंने बताया था आपको कि क्लोराइड के लिए 10500 के हिसाब से एक्सेप्टेबल लिमिट 250, कोज ऑफ रिजेक्शन 1000। सल्फेट के लिए एक्सेप्टेबल कितना है 200 है, और कोज ऑफ रिजेक्शन कितना है 400 है। सिंपल, यही सेम चीज अभी हमने डिस्कस करा जस्ट आपसे 2 मिनट पहले। ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, group 1 contains some properties of the water and the waste water, group 2 contains list of some of the tests on the water waste water, match the properties with the corresponding name। सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा है कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है। देखो, suspended solids concentration is actually responsible for the turbidity, very easy to understand। turbidity is because of the suspended solid, तो turbidity किससे इफेक्ट हो जाएगी, सस्पेंडेड सॉलिड से इफेक्ट हो जाएगी। सो वी कैन सिंपली से सस्पेंडेड सॉलिड्स विल बी डीलिंग विद द टर्बिडिटी, ये पता है। कोगुलेंट डोज, कोगुलेंट डोज दैट इज एलम, बेसिकली ना एलम का डोज कितना डालोगे दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द जार टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलम डोज कितना डालना है ये डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द जार टेस्ट, तो ये मैच कर जाएगा आपका। आई थिंक ये भी क्लियर है। तो देखो एस के लिए थर्ड आ गया, एस के लिए थर्ड दोनों में ही है, फाइन। पी के लिए 4 आ गया, पी के लिए 4 भी दोनों में ही है, फाइन, ठीक है। बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द एमपीएन, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के लिए होता है, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिजम्स दैट इज द बीओडी।
बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को बेसिकली डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द बीओडी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड से डिटरमाइन करते हैं हम ये चीज़। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में, तो इट शुड बी गोइंग विद दी 1, तो Q के लिए 1 और R के लिए बनेगा आपके पास में बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सेकेंड। सो दिस इज द कंडीशन। बेसिक सी चीजें थी, जस्ट थोड़ा सा आइडिया होगा तो आंसर हो जाएंगे। और ये सब क्वेश्चंस जो है ना प्रीवियस ईयर एई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव में आए हुए क्वेश्चन हैं, असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चन है, तो उसी से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या क्या चीजें आ रही हैं आपके पास में। नाउ नेक्स्ट टू द क्वेश्चन देखिए। अच्छा, फिर से वही सेम चीज पे क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आए गए हैं क्योंकि आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The alkalinity and the hardness of a water sample are 250 मिलीग्राम पर लीटर एंड 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो एल्कलिनिटी दी आपको कितना, 250 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। हार्डनेस दिया आपको कितना भैया, 350 मिलीग्राम पर लीटर दिया है आपको, ठीक है। इसने पूछा है कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा। हमें पता है कार्बोनेट हार्डनेस एल्कलिनिटी या फिर हार्डनेस में से जो मिनिमम चीज होती है उसके बराबर होता है। तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा 250, वेरी सिंपल। तो कार्बोनेट हार्डनेस 250 किस किस में दिया है ऑप्शन, एक तो इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल हार्डनेस किसके बराबर होता है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होता है। टोटल हार्डनेस क्वेश्चन में आपको दिया है 350 दिया है, इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस हमने देख लिया 250 है प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट विल बी 100 हो जाएगा ना, 100 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा आपके पास, सिंपल। तो देख लो भैया। अच्छा हाँ, तो देख लो 250 मिलीग्राम पर लीटर कार्बोनेट हार्डनेस एंड 100 मिलीग्राम पर लीटर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। सो इस कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन डी शुड बी गिवन एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन डी शुड बी गिवन एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ओके फाइन, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। A wastewater sample contains 10 to the power minus 5.6 मिलीमोल पर लीटर ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच पूछा है, तो देखो क्या करते हैं, पीओएच हम लोगों को पता है कितना होता है, माइनस लॉग बेस 10 इंटू OH नेगेटिव होता है, ठीक है। नाउ OH की जो हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन डालते थे दैट शुड बी इन द मोल्स पर लीटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, किस में डाला जाता है, मोल्स पर लीटर में डाला जाता है OH को। इसने क्वेश्चन में दिया है 10 टू दी पावर माइनस 5.6 मिली मोल दिया है इसने ना पर लीटर। तो इसको मोल में बदलने के लिए मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 8.6 मोल्स पर लीटर हो जाएगा आपके पास में, फाइन। अब बस, अब कुछ है ही नहीं। तो POH कितना होगा यहां से, माइनस लॉग बेस 10, OH मतलब 10 टू दी पावर माइनस 8.6। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, POH आ रहा है आपके पास में कितना निकल के, 8.6 निकल के आ रहा है। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि PH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है। POH है 8.6, तो PH कितना आ जाएगा, 14 माइनस 8.6 कितना हो गया है, देख लो 5.4 हो गया। क्लियर? सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आई थिंक समझ में आया होगा, इजी है, बट हाँ एप्लीकेशन हो रहा है 2-3 पीएच की प्रॉपर्टीज का, 2-3 पैरामीटर्स का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते थे कि भाई क्या आंसर निकल के आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट टू द, ओके फाइन। सम ऑफ द टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक मेटल्स पूछा है, पानी में क्या क्या होते हैं। टॉक्सिक मेटल्स मतलब जो हमें नुकसान कर देंगे अगर थोड़ा भी क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे ना, दे विल इम्पैक्ट अस, इफेक्ट अस, हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे काफी। और नॉन टॉक्सिक मतलब बेसिकली जो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे हमारी बॉडी को, इफ प्रेजेंट इन दी वाटर, नॉन टॉक्सिक। तो कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए थे आपको कि टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मेटल से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं बेसिकली, वो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे आपके पास ना। देखिए, नॉन टॉक्सिक मेटल्स लाइक जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक वगैरह होता है। टॉक्सिक में जैसे कि लाइक आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, लेड, मरकरी, सिल्वर, क्रोमियम। तो देख लो इसके हिसाब से अब ऑप्शन मैच करा के।
आर्सेनिक, लेड नॉन, ये टॉक्सिक हैं बेसिकली, ठीक है। कैडियम, क्रोमियम ये भी टॉक्सिक हैं, सिल्वर भी टॉक्सिक है, लेकिन आयरन, मैग्नीज एंड द मैग्नीशियम आर द नॉन टॉक्सिक। देखो लिखा है नॉन टॉक्सिक, आयरन, मैग्नीज एंड द मैग्नीशियम आर द नॉन टॉक्सिक। तो क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। डी कैन बी टेकन एज द आंसर ना। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए भैया क्या है, फिर से एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। तो क्या दिया इस क्वेश्चन में, फॉर अ सैंपल ऑफ द वाटर कंटेनिंग द आयोनिक कंपोजिशन शोन इन द फिगर द कार्बोनेट एंड द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इसने आपसे पूछा है क्या होगा। नाउ फर्स्ट यू विल हैव टू डिटरमाइन द एल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल, यू हैव टू डिटरमाइन द एल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल बताएंगे सबसे पहले आप लोग, क्योंकि हमें कार्बोनेट हार्डनेस बताना है या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बताना है, तो ऑब्वियसली एल्कलिनिटी तो बताना ही पड़ेगा ना। उसी किस निकलेगा भाई, टोटल हार्डनेस या एल्कलिनिटी जो मिनिमम होता है वही होता है आपका कार्बोनेट हार्डनेस, तो एल्कलिनिटी निकालना पड़ेगा। एल्कलिनिटी किसकी वजह से होगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट। किसकी वजह से होगा, बाइकार्बोनेट की वजह से होगा। इफ दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का आप देखिए, अब इसने क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिया है आपको, क्लियरली इसने क्या दिया है आपको, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिया है, यानी कि ही हैज गिवन द वैल्यू ऑफ द गिवन वेट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। इसकी वैल्यू दे दी है इसने आपको डायरेक्टली, इस पूरी टर्म की वैल्यू दे दी है इसने आपको। बाइकार्बोनेट के लिए कितना है, 3.5 है। अब आपको इसको इस तरीके से दिया है इसने, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू दी है ना इसने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में। तो बस सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको 3.5 को बस कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करना बचेगा मेरा काम खाली, क्योंकि ये तो दिया ना इधर वाला टर्म। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में करने के लिए क्या करते थे आप लोग, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करते थे, बट इस टर्म की वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको दी है 3.5, तो बस क्या करना होगा, अब इसको सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देख लो भैया 3.5 × 50 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, कितना हो जाएगा 175, ओके फाइन, यस 175 मिलीग्राम पर लीटर इज द एल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल एज CaCO3 है। नेक्स्ट, टोटल हार्डनेस कितना है आप लोगों के पास में, देखो हार्डनेस विल बी बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम, मल्टीवेलेंट केटाइन, इनका भी इसने डायरेक्टली गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दे रखा है आपको ना सिंपल। तो कैल्शियम कितना है देखिए 4 है, 0 से लेके 4 तक स्केल शुरू हो रहा है ना, तो 4 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट से, दैट इज 50 प्लस मैग्नीशियम कितना है 4 और 5 है, तो मतलब 1 हो गया ना सिंपल, तो 1 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट दैट इज 50, तो कितना हो जाएगा 250 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 हो जाएगा आपके पास में। तो देख लो भैया एल्कलिनिटी है 175, टोटल हार्डनेस है 250 है, सो कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा, इन दोनों में से मिनिमम होगा ना, दैट इज 175 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा, टोटल हार्डनेस माइनस बेसिकली कार्बोनेट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस है 250, कार्बोनेट है 175, तो कितना हो गया 75 हो जाएगा। आ गया आंसर आपके पास में। सो कार्बोनेट हार्डनेस इज व्हाट 175, ठीक है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज व्हाट 75, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपके पास में। क्लियर, दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट्स प्रोसेसेस कॉमनली यूज्ड इन द वाटर ट्रीटमेंट, रैपिड मिक्सिंग RM, फ्लोकुलेशन F, ठीक है। हाँ, फ्लोकुलेशन F हो गया आपके पास, प्राइमरी सेडिमेंटेशन PS, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन SS, क्लोरिनेशन C, रैपिड सेंट फिल्टरेशन RSF। द ऑर्डर ऑफ द दीज यूनिट्स प्रोसेस फर्स्ट टू लास्ट क्या होगा, बेसिकली किस ऑर्डर में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ये पूछा है इसने ना आपसे कि भाई किस ऑर्डर में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ये चीजें पूछी जा रही हैं आपसे मेनली यहाँ पे आपके पास में। यस देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले जस्ट 2-3 चीजें याद रखना। सबसे एंड में होगा क्लोरिनेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोरिनेशन इज द लास्ट ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू द वाटर, और ये एक तरीके से मिनिमम ट्रीटमेंट होता है, आपको करना ही पड़ेगा पानी पे। यू कैन नॉट से कि मैं क्लोरिनेशन करे बिना पानी को सप्लाई कर दूं, तो क्लोरिनेशन तो हमेशा लास्ट में होगा। तो इन्होंने देखो दिया भी यही है कि क्लोरिनेशन को हर जगह पे क्या मेंशन किया है, लास्ट में ही मेंशन करके बताया है आपको ना।
नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा वो देखने की बात है। हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट्स प्रोसेस कॉमनली यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रैपिड मिक्सिंग, ओके, फ्लोकुलेशन, ठीक है, एंड द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। देखो सिंपल मीनिंग क्या है, आप बेसिकली क्या करेंगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन करोगे, बट देयर विल बी सम ऑफ द इम्प्योरिटीज जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो पाएंगी, जो बहुत फाइन इम्प्योरिटीज होंगी, वो सिंपल प्लेन सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो पाएंगी प्लेन सेडिमेंटेशन में रिमूव, तो आपको फिर कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने प्लेन सेडिमेंटेशन देखा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन देखा, बट इसमें कुछ जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा फाइन इंप्योरिटीज थी वो रिमूव नहीं हो पाएंगी, तो फिर क्या होगा, आप जाएंगे कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन के साथ में। कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन के लिए जब आप लोग जाओगे तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहले होता है कोगुलेशन, फिर फ्लोक्यूलेशन और फिर से सेडिमेंटेशन। कोगुलेशन जब हम लोग करते हैं तो कोगुलेशन में मतलब एक तरीके से आपने कोई केमिकल डाल दिया वहां पे अंदर ना, केमिकल डाल दिया, और केमिकल डाल के ना आप एक तरह से फास्ट मिक्सिंग करवाते हो, जिससे कि जो पार्टिकल, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स थे, उनके सरफेसेस पे जो चार्ज थे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो और न्यूट्रलाइज होकर एक तरीके से आसानी से एक दूसरे के पास छोटे छोटे पार्टिकल आने की टेंडेंसी रखें, रिपेल ना करें, अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी डेवलप हो जाए थोड़ा वहां पे। तो प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद जाना पड़ रहा है हमें कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन में। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करवाया, फास्ट मिक्सिंग करवाया। फास्ट मिक्सिंग लाइक एक तरीके से इसने बोला है आपके पास में रैपिड मिक्सिंग, दैट इज आरएम बोल दिया हमने, ठीक है। तो ठीक है, चार्ज न्यूट्रलाइज करा दिया आपने फास्ट मिक्सिंग करके। अब उसके बाद क्या करोगे, आप फ्लोक्यूलेंट फ्लोक्स बनवाओगे वहां पे, जो न्यूट्रलाइज्ड चार्ज पार्टिकल है उनको थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो मिक्सिंग करा के, धीरे धीरे मिक्स करा के एक दूसरे के पास आने का कोशिश करवाओगे, जिससे वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएं और चिपक के क्या कर ले, एक बड़ा फ्लॉक फॉर्मेशन करे। तो फिर होगा आपके पास में क्या, फ्लोक्यूलेशन, दैट इज एफ। फ्लोक्यूलेशन के बाद बड़ा फ्लॉक बना, बड़ा पार्टिकल बना, वो क्या करेगा, आराम से नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, यानी कि फिर से क्या, सेडिमेंटेशन, इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन बोल दिया, क्लियर है। अब यहां से जो भी बचेगा पानी वो आगे जाएगा फिल्टर्स में, कहां पे जाएगा, फिल्टर्स में जाएगा, और फिल्टर्स में जाके ऐसे जो बहुत फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल थे जो हमारे पास सेडिमेंटेशन में भी रिमूव नहीं हो पाए, उनको रिमूव किया जाएगा। तो ये कहां पे जाएगा, दैट विल बी गोइंग इनटू द रैपिड सैंड फिल्टर, दैट इज RSF, और लास्ट में आप क्या करवाएंगे, इस पे क्लोरिनेशन करवा देंगे इन द एंड, एंड देन यू विल बी सप्लाइंग द वाटर टू द कम्युनिटी। बस देख लीजिए। सो सीक्वेंस क्या, PS, RM, F, SS, RSF, C, फ्लोकुलेशन RSF। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि फ्लोकुलेशन तो बाद में बेसिकली किया जाता है, रैपिड मिक्सिंग पहले किया जाता है। ये भी गलती हो जाएगा, फ्लोकुलेशन पहले करवा रहा है, रैपिड मिक्सिंग बाद में करवा रहा है। ये भी गलत हो जाएगा, पहले फिल्टर दे दिया और फिर बाद में फ्लोकुलेशन करवा रहा है, नहीं। सो डी विल बी द आंसर फॉर दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, फिर से सिंपल न्यूमेरिकल है आपके पास, वेरी इजी टू फाइंड दिस वन। A city is going to install a rapid sand filter after the sedimentation tank, ठीक है। Use the following data, design loading rate to the filter, okay। तो डिजाइन लोडिंग रेट इसने डाटा दिया है आपको, देखो ये 200 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, एक तरीके से वेलोसिटी दी है इसने, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है आपको एक तरीके से ना, डिस्चार्ज दिया है आपको एक तरह से मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यू दे दिया आपसे। एक बहुत सारे फिल्टर लगाए जाते हैं ना, तो एक फिल्टर जो होगा उसका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर है। तो पूछा है कि रैपिड सैंड फिल्टर का एरिया कितना होना चाहिए, वेरी सिंपल, डिस्चार्ज है एरिया इनटू वेलोसिटी होगा ना, ठीक है। डिस्चार्ज कितना है, अब यहां से एरिया निकालना है मुझे, तो डिस्चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी हो जाएगा। डिस्चार्ज कितना होगा आपके पास में, 0.5 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, और ये पर सेकंड दिया है, तो पर सेकंड है अगर वैल्यू, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डे में कन्वर्ट कर, हाँ ठीक है, इसमें भी रख सकते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, चलो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी दी है लेकिन इसने पर डे में, दैट इज 200 मीटर क्यूब पर डे। तो इसको मैं अगर डे में करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 3600 इंटू 24 से, और वो ऊपर जाएगा 24 इंटू 3600। अब ये बन गया क्या, यूनिट्स में, दैट इज इन द मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया कन्वर्ट, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा आपके पास में, 0 से 0 कैंसिल हो गई, दैट विल बी व्हाट, इसको देखोगे तो कितना आएगा भाई, 12, तो 12, और ये कितना 60 और इंटू
इसको जस्ट सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है सॉल्व करने पे। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। इनटू ओके 216 आ रहा है, यस फाइन, ठीक है। दैट इज 216 मीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब इसने दूसरा पार्ट भी पूछा है इसी सेम क्वेश्चन का। इसने बोला है कि कितने फिल्टर्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। देखो जो टोटल एरिया निकल के आया रैपिड सैंड फिल्टर का वो कितना है, दैट इज 216 मीटर स्क्वायर है। अब ये पूछ रहा है कितने फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे आपको वहां पे, कैसे, नंबर ऑफ फिल्टर पूछा है। देखो एक फिल्टर का एरिया है 50 मीटर स्क्वायर का, टोटल एरिया आपको देना है 216, तो नंबर ऑफ फिल्टर कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ फिल्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, टोटल एरिया कितना था 216, उसको एक फिल्टर के एरिया से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक फिल्टर का एरिया कितना दिया, इसने 50 दिया है, तो इसको करोगे तो कितना आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना निकल के, ठीक है। कम तो नहीं देंगे हम लोग, कम नंबर ऑफ फिल्टर हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो 4 को आप लोग क्या करोगे, अप्रोक्सीमेटली लिखोगे 5। अब ये तो वर्किंग फिल्टर है जो होने ही चाहिए। एक फिल्टर आप लोग स्टैंड बाई के लिए भी दोगे, मतलब अगर बाई चांस कहीं पे कुछ खराब हो जाएगा, कभी बाई चांस इमरजेंसी में एक फिल्टर अगर खराब हो जाए तो हमारा वर्किंग ना रुके, तो एक हम लोग एक्स्ट्रा फिल्टर वहां पे फिर भी अपने पास अरेंज करके रखेंगे। तो कितना हो गया +1, दैट इज 6 नंबर ऑफ फिल्टर्स, तो 6 आ गया आंसर आपके पास में, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये भी एक सही क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है हमें डिस्चार्ज कितना दे रखा है इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज गिवन टू अस। सो डिस्चार्ज दिया है आपको 1 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, एक फिल्टर का एरिया दिया है हमको 6 × 10 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। वेलोसिटी दे रखा है आपको कितना 120 मीटर पर डे दिया है, सिंपल आपके पास में ना। नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल एरिया। फर्स्ट कितना एरिया हमको चाहिएगा टोटल, डिस्चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी कर सकते हैं हम लोग, डिस्चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी किया जा सकता है। डिस्चार्ज आपके पास में कितना है, दैट इज 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, ठीक है। ये 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो इसको मैं अगर पर डे में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो डिवाइड करूंगा किससे, ऊपर आ जाएगा, दैट इज 24 × 3600, और आपके पास वेलोसिटी कितना है 120 है। तो यहां से एरिया कितना बना आपके पास में, देख लेते हैं इसको चेक करके एक बारी। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 24 × 3600, अच्छा ठीक है 720 मीटर स्क्वायर आ रहा है ना निकल के। तो ये टोटल एरिया चाहिए हमको ना, ये टोटल एरिया हमें चाहिए, दिस इज द टोटल एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू अस। नाउ अब एक फिल्टर का एरिया कितना है आपके पास में 6 × 10 है, तो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फिल्टर्स हमको कितने चाहिए। तो टोटल कितना है 720 टोटल एरिया चाहिए, एक का एरिया है 6 × 10 है, तो देखो सॉल्व करके दैट इज कितना आ गया 12, तो कितना आ रहा है दैट इज 720 बाय 12 आ रहा है, यानी कि टोटल हमको 12 फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट है। वी नीड 12 फिल्टर्स इन टोटल। अब इसने क्या बोला कि 2 फिल्टर जो है वो क्या है, खराब हो रखे हैं, ठीक है। टोटल तो 12 होने चाहिए थे ना, लेकिन 2 फिल्टर क्या हो रखे हैं, खराब हो रखे हैं। तो यानी कि ये जो फिर डिस्चार्ज है ना, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 फिल्टर्स ही अवेलेबल है। तो 10 फिल्टर के एरिया से ही आपको उस डिस्चार्ज को ट्रीट कराना पड़ेगा। तो 10 फिल्टर के एरिया से अगर वो डिस्चार्ज ट्रीट कराना पड़ेगा, मतलब 10 फिल्टर को ही उस डिस्चार्ज को ट्रीट करना पड़ेगा। तो वही सेम क्वांटिटी ट्रीट करने के लिए वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। वो यही पूछ रहा है कि अगर 2 फिल्टर खराब हो रखे हैं तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अगर आप सेम डिस्चार्ज को ट्रीट कराना चाहते हो। एरिया कितना रखोगे, 10 फिल्टर का एरिया रखोगे सिंपल, तो वेलोसिटी निकालोगे, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया सिर्फ 10 फिल्टर्स का लिया जाएगा। तो डिस्चार्ज कितना है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसको मैं पर डे में अगर बदलूंगा तो देख लीजिए कितना आएगा इंटू, अच्छा किस में पूछा है इसने, हाँ डे में पूछा है ना, तो इंटू 24 × 3600, 10 का एरिया कितना हो जाएगा 10 × 6 × 10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके देख लो आपके पास कितना आ रहा है। Yes, this is coming out to be 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में। तो ये है आपके पास, यानी कि इतना
रेट से फ्लो करवाओगे तब जाके 10 फिल्टर के द्वारा ये इतना सेम डिस्चार्ज आप लोग ट्रीट करवा पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ठीक है, एरिएशन बेसिकली एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो कि डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए, डिसॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, विच इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ द डिसॉल्व्ड गैसेस इन द वाटर। डिसॉल्व्ड मिनरल्स, डिसॉल्व्ड गैसेस, इनको रिमूव करने के लिए करते हैं हम लोग, लिखा भी है यहाँ पे पूरा सिस्टम इसके बारे में। एरिएशन लाइक जैसे गैसेज लाइक CO2, H2S, मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस। इस प्रोसेस में हम लोग पानी को ना डायरेक्टली एयर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, जिसको इसीलिए इसको एरिएशन बोला हमने। सो इट इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ द डिसॉल्व्ड मिनरल्स या फिर डिसॉल्व्ड गैसेस आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे रीड करना, बाकी डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट, एल्कलिनिटी बिकॉज ऑफ विच। तो एल्कलिनिटी देखो कौन कौन देता है पानी के अंदर, कार्बोनेट भी देता है, बाइकार्बोनेट भी देता है, हाइड्रोक्साइड भी देता है, दैट इज OH भी देता है, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव भी देता है, OH नेगेटिव भी देता है, और कार्बोनेट CO3 नेगेटिव भी देता है। बट एल्कलिनिटी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्साइड कैन बी कॉल्ड एज द कॉस्टिक एल्कलिनिटी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर यू। ये यहाँ से सारा सिस्टम जो है हमें समझ में आ जाना चाहिए। सो दिस वॉज एक्चुअली अ सेशन विच वॉज कंडक्टेड जस्ट टू टेल द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो कि जनरली आपको आपके एग्जाम्स में पूछने को, मतलब पूछे जाते हैं या देखने को मिलेंगे। सो बाकी सेम थिंग अगेन वी विल बी कमिंग इन द फर्दर, बेसिकली आगे आते रहेंगे सेम क्वेश्चन सेशंस के साथ में आप लोगों के पास में, सो दैट यू कैन गेट द क्लियरिटी। और भी कुछ सेशंस आपके पास में आ जाएं क्वेश्चन को पूरा कवर करने, क्वेश्चन की हेल्प से पूरा थ्योरी कवर करने के लिए। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट, आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें। सो जस्ट अगर कोई किसी तरह का क्वेरी है, जस्ट विजिट ऑन द योरपीडिया प्लेटफॉर्म, बेसिकली उसको विजिट करें, वेबसाइट को। गूगल फॉर्म भी आप लोग फिल कर सकते हैं, मैसेज कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बेसिकली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप्स पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन, एनी इन डिफरेंट वेज यू कैन गेट द क्वेरीज रिजॉल्व्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा सो जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। नाउ वी विल बी कमिंग फर्दर इन द नेक्स्ट सेशंस। प्लेटफॉर्म पे बेसिकली ऐप पे डेडिकेटेडली क्लास चली रही है गुजरात एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए, एग्जाम के लिए। सो आगे मिलेंगे फिर दूसरे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा तो कमेंट में करके बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन।